लगभग 2 घंटे तक काउंसिल के सामने आए अनगिनत झगड़ों और शिकायतों पर सिर खपाने के बाद आखिरकार विन अपने काउंसलर वाले फर्ज से फ्री हुआ। साफ था, 1000 लोगों को एक साथ ऐसे अजीब हालात में डालना 100 लोगों को संभालने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। जम्हाई लेते हुए वो एलिस के साथ कमांड सेंटर से बाहर निकला। रास्ते में उसने ग्रेग और एबी को सिर हिलाकर अभिवादन किया, जो दोनों लंच के लिए मेस हॉल की तरफ जा रहे थे, वही लंच जो वो दोनों मिस कर चुके थे। विन पहले मैप में बिजी था और एलिस सेकंड वेवर्स को ट्रैप्स बनाना सिखा रही थी। भले ही वो उसकी ट्रैपर क्लास का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन बेसिक ट्रैप्स का ज्ञान भी आगे चलकर काफी काम आने वाला था। मानना पड़ेगा, एलिस हंसते हुए बोली, आसपास के जाने पहचाने लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। जब स्पर ने मुझे काउंसिल ज्वाइन करने को कहा था तो मुझे लगा था ये थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग होगा। खुश रहो कि पैटी के टाइम में काउंसिल का हिस्सा नहीं थी, विन बड़बड़ाया। जैसे ही वो खाना लेने बढ़े, उसे आसपास से आती फुसफुसाहटें और नज़रें महसूस हुईं। हाई फोकस का एक नुकसान ये भी था, वो अनजाने में ही लोगों को उसका नाम लेते सुन लेता था। स्पर और पैटी हर मौके पर दो छोटे कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भौंकते रहते थे। फिर भी हैरानी है कि जब मैंने पैटी की हत्या का जिक्र किया तो स्पर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था वो कातिल ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके साथ जो हुआ वो उसी के लायक था, एलिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पैटी ने जिस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, वो अब भी नाराज थी। जब सबके सामने सच आया तो फर्स्ट वेव में ज्यादातर लोग उसे मरा हुआ ही देखना चाहते थे। मुझे नहीं लगता स्पर की वो ट्रेटर बेन वाली ट्रिक यहाँ काम करती भी। आखिर कोई ये तर्क दे सकता है कि पैटी को मारना कैंप के भले के लिए था। जब तक वो किसी और को नहीं मारते जो सबका दुश्मन ना हो, तब तक शायद वो बच निकलेंगे। शायद। विन ने बात को यहीं छोड़ दिया और लंच पर ध्यान दिया। आज स्क्वेरेट की जगह कुछ अलग था। अजीब से हरे पत्तों की सलाद जिनमें बैंगन जैसे दिखने वाले टुकड़े मिले हुए थे। शुक्र था कि शेफ्स ने इतनी बढ़िया ड्रेसिंग बनाई थी कि खाना वाकई स्वादिष्ट लग रहा था। सोचो जरा, ये शेफ्स रोज 3 बार 1000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर थर्ड वेव तक यही लोग कैंप के सबसे हाई लेवल वाले बन जाएंगे। इससे बुरी क्लासेस भी हो सकती हैं, एलिस हंसी। वैसे दिखेगा कैसा? क्या वो सारे पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में डालकर निंजा शेफ बन जाएंगे? तुम्हारा अंदाज़ा भी मेरे जितना ही सही है, विन ने कंधे उचका दिए। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? पहले पूछ नहीं पाया, लेकिन लड़ाई के बाद लेवल तो काफ़ी बड़ा होगा, है ना? कह सकती हो, एलिस शरारती मुस्कान के साथ झुककर फुसफुसाई। अब मैं लेवल 14 हूँ। 14? यकीन होता है? एक ही लड़ाई में 4 लेवल? कमाल है। और कमारा भी है, एलिस ने गर्व से कहा। बस खुशी है कि मैं इतना बड़ा फर्क ला पाई। वैसे फर्क लाने वालों की बात चली है तो वो रुकी और उसे अजीब नज़र से देखा। अलका तुम्हारे साथ है? विन जवाब देने ही वाला था कि अलका साइड में से उसके अंदर से फिसलती हुई बाहर आ गई। ठीक बेंच पर ऐसे बैठ गई जैसे हमेशा से वहीं हो। हरी पारदर्शी लड़की हमेशा की तरह सख्त और आत्मविश्वासी लग रही थी। बस कमी थी तो सामने रखे एक टैंकर्ड की। अलका ने एलिस को बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुमने जो ट्रैप्स लगाए थे वो वाकई कमाल के थे। तुम्हारी वजह से मुझे भरोसा था कि अगर कोई मॉन्स्टर मुझसे निकल भी गया तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। क्या मजाक कर रही हो? एलिस की आंखें फैल गईं। तुमने तो अकेले ही सेक्शन ए संभाल लिया। तुम्हारी फाइट ऐसे लग रही थी जैसे कोई कोरियोग्राफ डांस हो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। स्लेयर्स को हर हाल में लचीला रहना सिखाया जाता है, अलका ने समझाया, विन की सलाद को लालच से देखते हुए। दुनिया में हर तरह के मॉन्स्टर होते हैं, तैयार रहना ही पड़ता है। विन को अचानक एक आइडिया आया। उसने खांसते हुए हाथ आगे बढ़ाया। आज कोई जानलेवा लड़ाई नहीं है। अलका, 1 मिनट के लिए मेरा शरीर उधार लेकर सलाद ट्राई करोगी? अलका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ इग्नोर किया और सीधे उसके शरीर में वापस चली गई, ह्यूमन वेसल टाइटल एक्टिवेट करते हुए। विन ने खुद को एक फिल्म देखने वाले के जैसे महसूस किया। सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपने शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। ये एहसास कभी आरामदायक नहीं हुआ, लेकिन अलका की खुशी देखकर उसे बुरा भी नहीं लगा। अलका ने देर नहीं की। उसने फोक उठाया और सलाद ऐसे ठूसने लगी जैसे कल कुछ मिलने वाला ही ना हो। आखिर उसके पास सिर्फ 60 सेकंड थे। हे भगवान, ये तो गजब है, वो कराह उठी।
बाउल की साइड से ड्रेसिंग तक खुरचते हुए। चलने से पहले कुछ पैक करवा लेना। अच्छा आइडिया है। शेफ से पूछता हूँ कि ट्रैवल रैशंस बना देंगे क्या? विन ने मन ही मन सोचा। दैट इज सो वियर्ड, एलिस बुदबुदाई, ये देखते हुए कि अलका अब फोक छोड़कर बाउल को भूखे जानवर की तरह चाट रही थी। और तुम ये कभी भी कर सकते हो, अलका ने चाटते हुए कहा। ठीक टाइम पर उसने खत्म किया और विन अचानक वापस अपने शरीर में आ गया, हाथ में एक चमकता हुआ साफ बाउल, और आसपास दर्जनों लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो पागल हो। वो बाल बाल बचे, अलका उसके दिमाग में हंसी। थैंक्स। वैसे फिर से कुछ महसूस कर पाना ये सब सहना आसान बना देता है। विन में थकी हुई सांस ली, अजीब नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए बाउल नीचे रख दिया। आखिर लोग तो पहले से ही उसे देख रहे थे, अब इसमें क्या फर्क पड़ता था। चलो कम से कम रोज एक बार तो ट्राई करते हैं, विन ने कहा। जानता था कि अलका के लिए ये सब कितना मुश्किल था। वैसे भी यूजेस हर दिन रीसेट हो जाते हैं, या तो यूज करो या फिर वेस्ट हो जाते हैं। साउंड्स गुड, अलका की खुश आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। ये थोड़ा अफसोस की बात है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, एडिस ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा, अपनी सैलेड को फॉक से इधर उधर करते हुए। अगर मुमकिन होता तो मैं खुशी खुशी रोज अलका को अपना बॉडी थोड़ी देर के लिए दे देती। नो ऑफेंस विन, पर मुझे लगता है उसे लड़के के बॉडी से ज्यादा लड़की की बॉडी पसंद आती। डैम, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अरे हाँ, उसे स्वॉर्ड दे दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अलका, विन ने आंखें घुमाते हुए वार्निंग दी, अपने दिमाग के अंदर हो रही ईविल हंसी को सुनते हुए। रिलैक्स बीनस्टॉक, पैंटीज ट्विस्ट मत करो। मुझे पता है तुम ही मेरी बेस्ट बेट हो, कोई जो एक्चुअली मुझे मारने के लायक हो। और वैसे भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास टिट्स नहीं है, जब तक स्वॉर्ड पकड़ सकते हो काफी है। अलका के शब्दों पर विन का ध्यान अपने मिसिंग आर्म पर चला गया। उसकी फैंटम हैंड दिमाग में हल्की सी ट्विच हुई। ओ क्रैप विन, मेरा मतलब वो नहीं था। सब ठीक है, विन ने अचानक खड़े होते हुए कहा, एलिस की तरफ सर हिलाकर। अच्छा लगा तुमसे बात करके एलिस, पर अब मुझे अपनी टीम को इकट्ठा करना है और निकलना है। रात होने से पहले स्टोन विलेज पहुंचना है। बिना जवाब का इंतजार किए विन ने अपनी ट्रे रिटर्न एरिया में रखी और मेस हॉल से बाहर निकल गया। पीछे से आती नजरें और फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। पहले जो अटेंशन सिर्फ अनोइंग लगती थी, अब वो घुटन सी महसूस होने लगी थी। विन, मुझे सच में अफसोस है, तुम जानते हो मैं। अभी बात नहीं करनी अलका, विन ने झटक कर कहा। हर मिनट ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। बस शिया और स्क्यूल को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। कैंप वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स के क्लस्टर्स। आखिर एक एल्फ और एक पिटीथियन ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। तब विन को एक ऑब्वियस बात याद आई। वो कैंप से बाहर निकला और पास के जंगल की तरफ बढ़ा। वहां एक बड़े पत्थर के पीछे 3 लोग झुंड बनाए खड़े थे, आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए और जंगल की तरफ घूरते हुए। उनकी अभी भी काफी क्लीन ग्रे मिलिट्री फटीग्स देखकर विन समझ गया, सेकंड वेवर्स। हाई फोकस की वजह से वो साफ देख सकता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ठंडी सांस भरते हुए विन उनके पीछे जा खड़ा हुआ। इस वक्त उसे किसी से भी डील करने का मन नहीं था। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो सुन सकती है, विन ने कहा। तीनों चौंक कर पलटे। उसके कान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, और उसका फोकस तुम लोगों से कम 3 गुना ज्यादा होगा। तीनों में से सबसे बड़ा, जिसका यूनिफॉर्म स्लीव्स फाड़कर टैटूज दिख रहे थे, दांत पीसकर विन की तरफ एक कदम बढ़ा। वो विन से कम 1 फुट लंबा था और लगता था घोड़ा शू भी सीधा कर दे अगर कोशिश करे। ओ हाँ, और तू होता कौन है? काइल, बाकी दोनों में से एक ने फुसफुसाकर कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। क्या? काइल भड़कते हुए बोला। वही बंदा है, दूसरा फिर बोला, विन के मिसिंग हैंड और हिप पर लटकती काली लेदर रैप्ड स्वॉर्ड हिल्ट घूरते हुए। कौन? ये? काइल हंसा। सीरियसली? तू वही है जिसने जनरल लोन्स के गूंस को मैजिक से बांध दिया, जो कहता है जायंट स्नेक को दांतों से गला घोट के मार दिया, और जो अपैरेंटली अनडेड को एक हाथ के इशारे से कंट्रोल करता है? हर जुमले के साथ उसकी आवाज और ज्यादा मजाक उड़ाने वाली होती गई। छोड़ यार, मैंने तो सुना है इसका। अचानक एक आवाज आई और तीनों चौंक कर पीछे हट गए। विन ने सिर्फ सांस छोड़ी जब स्क्यूल आखिरकार सामने आया।
वो लगभग उनके पैरों के नीचे ही छुपा हुआ था और किसी को पता भी नहीं चला। लेवल 20+ रोग, ऐसा ही होता है। आर यू किडिंग? उसे छोड़ो, मैंने सुना है इसका। स्क्यूल ने हंसी के साथ बात काटी। काइल चीख पड़ा, ये क्या चीज़ है और फ्रेंच क्यों बोल रही है? डैम, मुझे नफरत है जब लोग मेरे विटी जॉक्स नहीं समझते, स्क्यूल ने बड़बड़ाते हुए कहा। विन, जरा लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना। ग्रुप में सिर्फ मैं ही हूं जो एक ही लैंग्वेज बोलता है। मैं ट्राई करूंगा। वैसे तुम समझ कैसे रहे हो इनको? वो मैं हूं। शिया की आवाज हल्की सी उसके कान के पास आई। क्या? विन उछला। घूमकर देखा, कोई नहीं। स्क्यूल हंसने लगा। बुरा मत मान, मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। फिर स्क्यूल और काइल के गूंज की तरफ इशारा किया। रेजिनल्ड, जरा इन तीनों का ध्यान रखोगे? फ्रोगल एक्सट्रैक्ट काफी होगा। विन कुछ पूछता उससे पहले ही एक भूरा सा ब्लर पत्थर के पीछे से निकला। तीनों आदमी एक एक करके चिल्लाए और पैर उछालकर खड़े हो गए। कुछ ही सेकंड्स में उनके एंकल से लाल रैश ऊपर फैलने लगा। स्क्यूल, विन ने वार्निंग दी। रिलैक्स, स्क्यूल ने हाथ उठाया। फ्रोगल एक्सट्रैक्ट फास्ट एक्टिंग इरिटेंट है, पर ज्यादा ऊपर नहीं जाता और मैक्स 1 घंटे में इफेक्ट खत्म। थोड़ी देर बाद रैश रुक गया, पर उनकी तकलीफ नहीं। काइल गुस्से से घूरता हुआ लांगता हुआ कैंप की तरफ लौट गया, अपने दोनों साथियों के साथ। जैसे ही वो गए, रेजिनल्ड पत्थर के पीछे से निकला। टेल के एंड पर छोटा सा स्पीयर हेड लगा हुआ और सैडल पर रंग बिरंगी छोटी वायल्स। अपग्रेड्स पसंद आए? स्क्यूल ने पूछा। जब किसी ने रेजिनल्ड को खाने की धमकी दी, तब समझा इसे अपनी डिफेंस चाहिए। ग्रबी लिटिल हैंड्स, शिया ने आईब्रो उठाकर कहा, जंगल से निकलते हुए। मेरे हाथ तो तुम्हारे पूरे बॉडी से बड़े हैं। मेटाफोरिकली लिटिल, स्क्यूल ने हाथ हिलाकर कहा। वैसे विन, क्या हाल है? अभी तक सल्किंग खत्म हुई? अगला ही पल रेजिनल्ड की टेल का एक हिस्सा स्क्यूल के सिर पर पड़ा। वो आगे लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत अलका विन के बॉडी से बाहर निकली, स्वॉर्ड के ब्लंट साइड को स्क्यूल के ऊपर रखकर उसे दबा दिया। आई गिव, स्क्यूल चिल्लाया। अलका स्वॉर्ड पर आराम से बैठ गई, शिया को थम्स अप दिया और रेजिनल्ड को घोंसली हाई फाइव। ये सब देखकर विन हंसी रोक नहीं पाया। जोर जोर से हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल पर छाया अंधेरा जैसे धीरे धीरे हट रहा था। आंखें पोंछते हुए विन मुस्कुराया। ऑल राइट गाइस, छोड़ दो इसे। स्क्यूल उठकर मिट्टी झाड़ने लगा, बड़बड़ाते हुए। रेडी हो जाओ, विन ने ग्रिड के साथ कहा। टाइम हो गया है निकलने का। एक ओवरड्यू रॉक वापस करनी है। इस पॉइंट तक उनकी मॉटली गैंग ने एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट तक ट्रैवल करने का अपना परफेक्ट सिस्टम बना लिया था। एक फ्रैगमेंट को क्रॉस करने के लिए लगभग 6 से 12 मील तक दौड़ना पड़ता था। ये डिपेंड करता था कि फ्रैगमेंट का कट उसके बीच से कैसे गुजरता है। उन सब में सिर्फ विन ही था जो इतनी दूरी को रीजनेबल टाइम में कवर कर सकता था। बाकी सब ने अपने अपने जुगाड़ निकाल लिए थे। जहां विन अपनी हाई एंड्योरेंस और डिस्टेंस रनअप पैसिव पर डिपेंड करता था, वहीं शिया का तरीका काफ़ी मिस्टिकल था। उसका मैजिक स्टाफ, जो 2 छोटे पेड़ों से बना था, एक दूसरे में उलझे हुए, अचानक मॉर्फ होकर एक अजीब सा वुडन पैंथर जैसा क्रीचर बन जाता था। शाखाओं से बना वो जीव बिना थके दौड़ सकता था, जैसे उसकी स्टैमिना कभी खत्म ही न होती हो। शिया बिना किसी सैडल के उसके ऊपर बैठी होती और फिर भी पूरी तरह बैलेंस्ड रहती। एल्का चाहे तो बस उनके साथ हवा में फ्लोट कर सकती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे विन के साइड में दौड़ने का नाटक करना ज्यादा पसंद था। उसके कदम बिल्कुल आवाज नहीं करते थे, क्योंकि टेक्निकली वो जमीन को छू ही नहीं रही होती थी। फिर भी वो हाथ हिला हिलाकर बिल्कुल नॉर्मल रनर जैसे लगती। बस इतना फर्क था कि उसका चमकता हरा शरीर पूरी तरह सी थ्रू था। रेजिनल्ड शॉर्ट बर्स्ट्स में बिजली की तरह फास्ट था, लेकिन विन की एंड्योरेंस के आगे कुछ ही मिनट टिक पाता। इसलिए वो विन की शर्ट की पॉकेट में आराम से बैठा होता। प्रोजेक्ट आग की ग्रे फटीग्स का एक बड़ा फायदा ये था कि उनमें पॉकेट्स की कमी नहीं थी। मिलिट्री ने जैसे हर जगह पॉकेट चिपका दी हो। रेजिनल्ड जब चाहे नया पॉकेट चूज कर सकता था। और जब उसका राइड आउट ऑफ कमीशन होता, स्क्यूल बिना किसी टेंशन के विन के कंधे पर बैठ जाता था, अपनी हाई डेक्सटेरिटी पर पूरा भरोसा करते हुए कि हर झटके पर नीचे नहीं गिरेगा।
उनकी स्पीड अर्थ के किसी भी प्रोफेशनल मैराथन रनर को इम्प्रेस कर देती, लेकिन फिर भी ग्रुप में सिर्फ विन ही एक्चुअली एफर्ट लगा रहा होता। इसका मतलब ये था कि बाकी सब बिना सांस फूले आपस में बातचीत कर सकते थे, जैसे वो बस कहीं बैठकर गप्पे मार रहे हो। कभी-कभी विन सच में चाहता था कि वो चुप ही रहे। तो हाँ, बस इतना ही था जब मुझे रेजिनल्ड को बर्ड्स एंड बीज का लेक्चर देना पड़ा। स्क्यूल बोल रहा था, विन के कंधे पर लटकते पैर हिलाकर। कोई भी एनिमल कंपेनियन पैसिव लेने से पहले ये वार्न नहीं करता। रेजिनल्ड ने फैमिली बसाने की कोशिश एक दो बार नहीं, काफी बार की, पर भाई स्मार्ट होने के बावजूद नॉर्मल रैट्स इतने स्मार्ट नहीं होते, समझ रहे हो ना? फिर भी मुझे आइडिया नहीं था कि रेजिनल्ड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। शिया ने इम्प्रेस होते हुए कहा, अगली बार जब हम सिटाडेल में घुसेंगे उनको हेलो बोलना पड़ेगा और कोई गिफ्ट भी छोड़ देंगे। पिछली बार हम मुश्किल से जिंदा बाहर निकले थे, विन ने याद दिलाया, उस एक्सप्लोजन को याद करते हुए जो उन सब को उड़ा देता। तुम ऑलरेडी वापस जाना चाहती हो? वैसे भी होली डिस्ट्रिक्ट को दूसरी बार ब्लास्ट नहीं कर सकते, शिया ने शक किया, ब्लॉसम को प्यार से थपथपाते हुए जब वुडन कैट दौड़ रही थी। और हाँ, मैंने तुम्हें ऑफिशियली बताया नहीं, मैं फाइनली प्रेस्टीज हो गई हूँ। ये तो कमाल है, कांग्रेट्स। नई क्लास कौन सी है? वाइल्ड ड्रूइड, शिया ने जवाब दिया। ये एग्जैक्टली वही प्रेस्टीज क्लास नहीं है जो लास्ट टाइम लेवल 20 पर मिली थी, शायद इसलिए क्योंकि इस बार मैं सेक्रेड फॉरेस्ट छोड़कर बाहर निकली हूँ। उसकी आवाज़ एक्साइटेड थी, पर चेहरे पर हल्की सी उदासी भी थी, जैसे वो खुद भी श्योर नहीं हो कि नई क्लास के बारे में क्या महसूस करे। तो सस्पेंस मत बनाओ, एल्का ने कहा, फेक रनिंग की स्पीड बढ़ाकर ड्रूइड के पास आकर। नया पैसिव क्या है? द फॉरेस्ट विदिन, शिया ने बताया। मैं पहले बता चुकी हूँ ना कि मेरी मैना की अफिनिटी नेचर और लाइफ से जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि मेरी स्पेल्स थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, और अगर मुझे ऐसे एरिया में कास्ट करना पड़ा जहाँ मैजिक दब जाती है, जैसे डेथ मैना से भरा हुआ एरिया या एक लिटरल डेजर्ट, तो भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा। डैम, लकी जायंट्स, काश मेरा लेवल 20 पैसिव भी हमेशा ऑन रहने वाला होता। लेवल 40 तक वेट कर लो और होप फॉर द बेस्ट, शिया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। विन ने मुश्किल से हंसी रोकी जब उसने स्क्यूल को शिया के नुकीले दांत देखकर पूरा का पूरा कांपते महसूस किया। सच तो ये था कि शिया टेक्निकली स्क्यूल को एक ही बाइट में खा सकती थी, और ये थॉट बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं था। एनीवे, शिया ने बात आगे बढ़ाई, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे पास कुछ और स्पेल्स भी हैं जो मेरे मास्टर ने ग्रेट रीसेट के पहले सिखाए थे। अब मेरा फोकस इतना हाई हो गया है कि मैं विस्परिंग विंड स्पेल की रूनिक फॉर्मेशन हैंडल कर सकती हूँ। मैना कम लगता है, पर फॉर्मेशन को स्टेबल रखना दिमाग खराब कर देता है। तो ये वही स्पेल है जिससे तुमने मुझे सरप्राइज किया था? हाँ, शिया मुस्कुराई। मैं किसी टारगेट या एरिया को चूज करके वहाँ की बातें सुन सकती हूँ और अपनी आवाज़ भी जहाँ चाहूँ वहाँ भेज सकती हूँ। हंटिंग पार्टीज के लिए या स्टेल्थ के साथ ऑर्डर्स रिले करने के लिए सुपर यूजफुल। समझ आ रहा है, विन ने कहा। फिर एक ख्याल आया और उसने अपनी मैजिक मेंटर को होपफुल नज़रों से देखा। वैसे ये स्पेल विंड से रिलेटेड लगता है, लाइफ या नेचर से नहीं, तो क्या? हाँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, शिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स काफ़ी हाई हुए तो। और तुम सही कह रहे हो, इससे तुम्हारी मैना एफिनिटी चेंज नहीं होगी। वूहू! विन ने मन ही मन चीयर किया। थैंक्स शिया, मैं वेट नहीं कर सकता। चारों हंसते बोलते दौड़ते रहे और ज्यादा देर नहीं लगी जब वो दो फ्रैगमेंट्स के बीच के बॉर्डर पर पहुंच गए। इस बार कोई जायंट स्कॉर्पियन बदला लेने के लिए वेट नहीं कर रहा था और वो बिना किसी दिक्कत के स्टोनी फ्रैगमेंट में एंटर हो गए। जैसे ही गर्म सूखी हवा उन पर छा गई, स्क्यूल ने मुंह बना लिया। ब्लेह, मुझे ये फ्रैगमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है। खुश रहो कि तुम्हें लिटरल डेजर्ट क्रॉस नहीं करना पड़ा, शिया ने कहा, पिछली यादें याद करके कांपते हुए। विन ने अपना एन्चांटेड वाटर स्किन सबको दिया, अपनी मैना से उसे रीफिल करके। सबने पानी पिया और फिर आगे बढ़े। अब बस कुछ ही मील बाकी थे, मगर मैजिक अवेलेबल हो तो डिहाइड्रेशन का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं। सैम था और बाकी मिसिंग वॉरियर्स को वापस विलेज लाने के बाद विन इस फ्रैगमेंट में नहीं आया था, लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। शिया जोर से हंस पड़ी जब उनकी तेजी से आने पर मिट्टी के रंग जैसे आर्मडेलो घबरा गए।
वो तुरंत गोल गोल हो गए और अपनी पूरी ताकत लगाकर इधर-उधर लुढ़कने लगे। अलका ने जैसे ही एक मोटा ताज़ा सा बर्ड देखा जो अपनी मोटी सी चोंच से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने होंठ चाट लिए। उसने विन से रिक्वेस्ट की कि एक को ग्रिल कर दे और बाद में अपना बॉडी उसके हवाले कर दे ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। स्कले विन के कंधे पर बैठा एक ऐसे गेको को देखकर हैरान हो गया जो पूरी तरह से पत्थरों के रंग में घुला मिला हुआ था। विन अपने बढ़े हुए फोकस की वजह से अब उसे आसानी से देख पा रहा था। पेटियन ने कैजुअली कहा कि ऐसी एबिलिटी किसी एनिमल कंपेनियन के लिए कितनी यूजफुल होती, और जवाब में विन की पॉकेट से एक नाराज सी स्क्वीक सुनाई दी। विन ने एक नया क्रीचर भी नोटिस किया जो पिछली बार यहाँ आने पर उसने नहीं देखा था, छोटा सा ग्रास हॉपर जैसा जो पत्थरों के बीच रहता था। उसे तब दिखाई दिया जब उस बर्ड ने एक पत्थर तोड़ दिया और उसके अंदर से कई सारे ये छोटे क्रिटर्स फट के बाहर निकल आए, हर डायरेक्शन में उछलते हुए, अपनी विंग्ड मौत से बचने की कोशिश करते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर सुकून महसूस करना चाहिए या टेंशन लेना चाहिए कि पूरे फ्रैगमेंट से गुजरते वक्त इतनी नज़र रखने के बाद भी उनका सामना उस क्रीपी बकरी से एक बार भी नहीं हुआ। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था जब वो आखिरकार एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े और नीचे पहचाना पहचाना गांव दिखाई दिया। पिछली बार से ज्यादा कुछ बदला नहीं था, बस इतना फर्क था कि इस बार विन किसी खूनी म्यूटेंट स्कॉर्पियन से भाग नहीं रहा था, जो एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट था। किसी को डराने के इरादे के बिना चारों ने अपनी रफ्तार कम करके नॉर्मल चलने का पेस पकड़ लिया। गांव के करीब आते ही विन को अचानक एक बात याद आई जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि वो प्रॉब्लम ना बने। पिछली बार जब उसने सैमथा को बचाने के अपने सफ़र के बारे में विलेज एल्डर को बताया था, तब उसने अलका के साथ अपनी पूरी इंटरैक्शन छोड़ दी थी, और शुक्रिया के तौर पर सैमथा और उसकी टीम ने भी उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पेक्ट किया था और उस बात को सीक्रेट रखा था जब तक वो यहाँ था। लेकिन इन लोगों की अजीब सी ऑनेस्टी लविंग सोसाइटी को देखते हुए विन को पूरा यकीन था कि अब तक पूरे गांव को अलका के बारे में पता चल चुका होगा। इसी वजह से जब अलका पीछे हटकर फिर से उसकी एको बनने लगी, विन ने उसे रोक दिया और सिर हिला दिया। मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाया हूँ, पर ये लोग ऑनेस्टी को काफ़ी वैल्यू करते हैं। पिछली बार मैं थोड़ा पैनिक में था और नहीं चाहता था कि ये सोचें कि मुझे पजेस कर लिया गया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है तुम्हें छुपना नहीं चाहिए। जैसे तुम चाहो, अलका ने कंधे उचकाते हुए कहा और उनके साथ साथ चलती रही। विन को याद आया कि पिछली बार उसकी घबराहट भरी दौड़ के दौरान उसे कितनी जल्दी स्पॉट कर लिया गया था। अब उसे समझ आया कि बिना दीवारों या नेचुरल फोर्टिफिकेशंस के गांव को हमेशा लोगों को पहरा देना पड़ता होगा। और वैसा ही हुआ। एक ऊंची बिल्डिंग में हलचल दिखी और कुछ ही पलों में 6 भले भाले स्पीयर पकड़े वॉरियर्स उनसे मिलने आ गए। विन ने उनमें से कुछ चेहरे पहचान भी लिए। उनकी अगुवाई वही चिड़चिड़ा सा आदमी कर रहा था जिसने पिछली बार उसका पीछा करने वाले स्कॉर्पियन को मारा था। वो लोग कुछ दर्जन फीट दूर रुक गए, स्पीयर्स उनकी तरफ तान कर, पूरी तरह कॉम्बैट स्टांस में। विन को याद था कि वो स्टोन टिप्ड स्पीयर्स कितने डेडली होते हैं, इसलिए उसने अपने कंपेनियंस को रुकने का इशारा किया। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? लीडर ने गरजते हुए पूछा। उसका स्पीयर सीधा विन के सीने पर था। विन ने थोड़ी देर वेट की, शायद वो पहचान ले, पर लगता था कि पिछली मुलाकात के बाद विन काफी बदल चुका था। अब वो उस घबराए थके हुए लड़के जैसा नहीं लग रहा था जो मदद के लिए लगभग घुटनों पर आ गया था। तभी पीछे खड़े एक वॉरियर ने अपनी स्टांस छोड़ी, अपना स्टोन हेलमेट ठीक किया और शौक से बोला, विन? विन ने उस तरफ देखा और सैमथा का हैरान चेहरा पहचानकर मुस्कुरा दिया। वो पिछली बार से काफी बेहतर लग रही थी। उसका टूटा फूटा आर्मर रिपेयर हो चुका था और हाथ में एक खतरनाक स्पीयर था जो उस पुरानी घिसी पिटी मेज से काफी बेटर था। हे सैमथा, विन ने हाथ हिलाकर कहा, सब ठीक? उसकी आवाज सुनते ही लीडर की आंखों में पहचान की चमक आ गई। उसने स्पीयर का बट जमीन पर टिका दिया और गौर से विन को देखने लगा। तुम वही हो जिसका पीछा हंटर कर रहा था? तुमने इतनी जल्दी हमारी भाषा कैसे सीख ली? ओ बस मैजिक वगैरह, विन ने कैजुअल सा श्रग किया, सैमथा की तरफ बढ़ते हुए। तो बॉर्डर गार्ड बनना प्रमोशन है या डिमोशन?
और हाँ, उम्मीद है मेरी वो रिक्वेस्ट अलका का जिक्र न करने वाली ज्यादा मुश्किल नहीं थी। नहीं नहीं, सब ठीक था। सैमथा हंस पड़ी। एल्डर ने पूरी बात समझी और उन्हें ये पसंद आया कि तुमने हमें सब कुछ छुपाने को नहीं कहा। बॉर्डर पेट्रोल तो हर वॉरियर की ड्यूटी होती है, बस आज मेरी टर्न थी। सैमथा की नज़र विन के कंधे पर गई, तब विन को याद आया कि स्कले अभी भी वहीं बैठा था। सॉरी सैमथा, ये मेरे कंपेनियंस हैं। उसने एक एक करके सबका इंट्रो दिया। सैमथा ने सबका स्वागत किया और अलका को देखकर छोटा सा नॉड भी किया। क्लियरली घोस्ट को पहचान रही थी। वैसे भी मैं विन को ब्लेम नहीं करता। आखिर अलका ने न सिर्फ उसके एक दोस्त को पजेस किया था, बल्कि लगभग सैमथा को भी मार दिया था, एक पूरे दिन की थकान भरी लड़ाई के बाद। हम एल्डर से मिलना चाहते थे और अगर पॉसिबल हो तो 1-2 दिन यहीं रुकना भी, विन ने ऐड किया, उम्मीद करते हुए कि यहाँ कोई इन या रहने की जगह होगी। अर्थ पर वो काफ़ी रन डाउन मोटेल्स में रह चुका था, थोड़े ठीक ठाक, थोड़े बिल्कुल ही बेकार, सो वो एडजस्ट करना जानता था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सैमथा ने कहा अपने लीडर की तरफ देखकर। जब उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया तो सैमथा मुस्कुरा उठी और विन को पीछे आने का इशारा किया। फॉलो मी, उसने कहा गांव के अंदर ले जाते हुए और अपने स्पीयर से इर्द गिर्द इशारा करते हुए। तुम पहले भी आ चुके हो, पर इस बार मैं तुम्हें प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती हूँ। वेलकम टू सैकिस। पहली बार जब विन सैकिस आया था, उसे सीधा उस जगह ले जाया गया था जिसे अब वो समझ चुका था कि असल में एल्डर का वेटिंग रूम था, जहां वो अपना सारा काम करती थी। लेकिन इस बार सैमथा ने पूरा विलेज दिखाने का पक्का इरादा बना लिया था। जोश से भरी हुई वॉरियर उन्हें पूरे गांव में घुमाने लगी, बीच बीच में विन को कुछ लोगों से मिलवाती और अपने फेवरेट लाइफ रिकॉर्ड्स दिखाती। ये लाइफ रिकॉर्ड्स असल में पत्थर पर खुदी हुई तस्वीरें थीं, इम्पॉर्टेंट यादें जिन्हें प्रिजर्व किया गया था। टूर के दौरान विन ने नोटिस किया कि लगभग हर घर में कम से कम एक पूरी वॉल ऐसी कार्विंग से भरी होती थी। विन को लगता था कि लाइफ रिकॉर्ड शायद उसके पॉलीग्लॉट पैसिव का परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली बिना उस स्किल के वो यहाँ पूरी तरह फंस चुका था, सो कंप्लेंट का सवाल ही नहीं था। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि सैमथा का विलेज सैकिस अब उसके अपने कैंप से छोटा था, स्पेशली सेकेंड वेवर्स के आने के बाद। विन के एस्टिमेट के मुताबिक सैकिस में ज्यादा से ज्यादा 6 या 700 लोग ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो कमज़ोर थे। ग्रेट रीसेट को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और जिस आसानी से वॉरियर्स अपनी हैवी स्टोन आर्मर पहने घूम रहे थे और जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस उनके कावर्स बना रहे थे, ये सब क्लियरली दिखा रहा था कि उन्होंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। और फिर रुको, क्या ये रूनिक फॉर्मेशंस है? विन ऑलमोस्ट गैस्प कर बैठा। अब उसका दिमाग फाइनली क्लिक कर गया था। बिल्डिंग्स पर बने हुए वो इंट्रिकेट शेप्स और अजीब सिंबल्स जिन्हें वो अब तक सिर्फ आर्ट समझ रहा था, असल में रून्स थे, बड़े स्केल पर लिखे गए रूनिक फॉर्मेशंस। विन ने पहले कभी इतनी बड़ी लेवल पर रून्स देखे ही नहीं थे, इसलिए पहले समझ ही नहीं पाया। ऑफ कोर्स, सैमथा ने स्माइल के साथ कहा, बेकरी वाले से अलविदा लेते हुए जिससे उसने वादा किया था कि बाद में ट्रीट्स लेने आएगी। वो पास की वॉल पर हाथ फेरती हुई बोली, पहले ये काम अप्रेंटिसेस करते थे, सिंपल माना जाता था, लेकिन ग्रेट रीसेट के बाद ऐसी वर्किंग ही उनकी पीक बन चुकी है। पर कैसे? विन ने पूछा, पत्थर के उन मैसिव स्लैब्स को देखते हुए। रूनिक फॉर्मेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो फ्लैट प्लेन पर एग्जिस्ट भी नहीं करती? एक्चुअली करती हैं, शिया ने बीच में कहा, एक वॉल को ध्यान से देखते हुए। उसकी आवाज़ में क्लियर एडमिरेशन थी। मैंने तुम्हें पहले डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि तुम अभी बिगिनर हो और एन्चैंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। रियल वर्ल्ड में रून्स थोड़े अलग बिहेव करते हैं कंपेयर टू जब वो तुम्हारी पर्सनल मैना के अंदर होते हैं। इसी वजह से एन्चैंटेड आइटम्स पॉसिबल हो पाते हैं। मुझे तो सब परफेक्टली समझ आ रहा है, अलका ने बोरिंग सा मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। टूर खत्म हुआ क्या? मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है, लोगों को पत्थर के वेपन से एक दूसरे का मुंह तोड़ते देखना, अब वो इंटरेस्टिंग होता है। अब सबको तुम्हारे बारे में पता है, सैमथा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, बस किसी के घर के अंदर बिना पूछे मत फ्लोट कर जाना। रिलैक्स, अलका ने स्नॉट करते हुए कहा और चल दी।
हाँ, मैं भी लोगों को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ, स्क्यूल ने बिना सोचे समझे हाथ मलते हुए कहा। तुम्हारा बैग केप छीन लूं? विन ने कामली पूछा। स्क्यूल तुरंत सीधा खड़ा हो गया। ओ क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं रोग हूं तुम्हें लगता है मैं सबको लूटने जा रहा हूं? शेम ऑन यू। मैं इतना ऑफेंडेड हूं कि रेजिनल्ड, विन ने कामली बोला, अगर इसने किसी से चोरी की तो मैं स्क्यूल को अपने कंधे पर नहीं बैठने दूंगा। पॉकेट के अंदर एक अनईजी ट्विच हुआ। और फिर तुम्हें ट्रैवल के दौरान मेरी पॉकेट में वार्म और कोजी सोने को भी नहीं मिलेगा। एक तेज स्क्वीक के साथ रेजिनल्ड बाहर कूदा, सीधा स्क्यूल के पास लैंड किया और उसने अपनी पूंछ के टिप से उसे थ्रेटन किया, एक ही वार्निंग स्क्वीक के साथ। स्क्यूल ने हाथ उठा दिए। फाइन, अपने ही एनिमल कंपेनियन को मेरे खिलाफ कर दिया, मुझे बिल्ली ही ले लेनी चाहिए थी। ग्रम्बलिंग करते हुए स्क्यूल और रेजिनल्ड निकल गए। लास्ट मोमेंट पर अलका की डायरेक्शन में मुड़ना याद आया। विन ने सिर हिलाया और शिया की तरफ देखा। तुम भी ब्रेक लेना चाहती हो? मत भूलो मैं थोड़ी अम्बेसडर भी हूँ अपने पीपल की, शिया ने ग्रिन के साथ कहा। एल्डर से मिलना चाहिए। कुछ देर बाद विन और शिया सेंट्रल रूम में विका चेयर्स पर बैठे थे। सच बोलूं तो ये मेरी पहली प्रॉपर ह्यूमन सेटलमेंट है। तुम्हारा कैंप अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और सिटाडेल मिक्स्ड रेसेस का था। यहाँ लोग बस जी रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें स्क्यूल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। विन हंसा। तभी हाइड कर्टन हटा और एल्डर अंदर आईं। वेलकम बैक विन। विन का ग्रीटिंग मुंह में ही रह गया जब उसकी नज़र एल्डर के केन पर पड़ी। पूरा केन रून से भरा हुआ था। वो क्या है? विन ऑलमोस्ट भूल गया कि बोलना रूड होता है। एल्डर हंसी। लगता है तुमने स्पेलक्राफ्ट पर काम किया है। सॉरी, विन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, पर इतने रून्स वाला आर्टिफैक्ट मैंने कभी नहीं देखा। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, पर पहले अपनी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन। शिया आगे बढ़ी। इंटरेस्टिंग, एल्डर ने कामली कहा। तुम्हारे वर्ल्ड में भी सिस्टम था? हाँ, शिया ने नोट किया। फिर मुझे तुम्हारे लॉस का अफसोस है। एल्डर की नज़र विन के मिसिंग हाथ पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में पिटी नहीं था। विन ने रिलीफ की सांस ली। लेकिन उससे पहले एल्डर ने हाथ आगे बढ़ाया। शायद तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। विन तुरंत उठा, बैग से अपना पहला आर्टिफैक्ट निकाला और वो स्टोन एल्डर के हाथ में रख दिया। थैंक यू विन, एल्डर मुस्कुराई। बोरोड आर्टिफैक्ट वापस लाने के लिए खास इंसान चाहिए। एल्डर ने केन जमीन पर टैप की, पूरा कमरा हल्की सी कांप गया। अब सवाल पूछो, ये केन इतना अलग क्यों है? विन ने पूछा। एल्डर ने शिया की तरफ देखा। तुम बताओगी? शिया ने साय किया। इसलिए क्योंकि ये केन आर्टिफैक्ट है ही नहीं। मतलब आर्टिफैक्ट नहीं? विन ने पूछा, अपनी मैजिक मेंटर को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए। इसे देखो तो सही, पूरा रूनिक फॉर्मेशन से भरा हुआ है। एग्जैक्टली, शिया ने नॉड किया। सोचो विन, एड्रागॉन पर इतने कम टाइम में तुम जितने आर्टिफैक्ट्स देख चुके हो, उतने ज़्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। चाहे माइनर ही क्यों ना हो, आर्टिफैक्ट्स काफ़ी रेयर होते हैं। बस तुम्हारे पास उन्हें पाने का अजीब सा टैलेंट लगता है। बताओ, उनमें से कितनों पर ऐसे रून्स फिजिकली बने हुए थे? विन रुक गया, पीछे मुड़कर यादों में झांकते हुए। जैसे जैसे उसने सोचा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सिटाडेल के वो ग्लोइंग जेमस्टोन्स जिनसे उसने लाइट स्पेल सीखी थी, या फिर शिया के मास्टर के बेड के नीचे छुपा हुआ कभी, जिससे उसने कंसीलमेंट स्पेल समझी थी। दोनों ही रून से भरे हुए थे, लेकिन सिस्टम ने कभी उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं दिया था। मतलब वो आर्टिफैक्ट्स थे ही नहीं, सिर्फ वो स्टोन। उसने फाइनली माना, एल्डर की पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए। और मुझे लगता है अब तुम अपना ज्ञान मुझ पर बरसाने वाली हो, और बताओगी क्यों? बिल्कुल, शिया ग्रिन कर उठी, जैसे अभी अभी टीचर मोड में आ गई हो। अगर एल्डर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो? उसने एल्डर की तरफ देखते हुए पूछा। बाय ऑल मीन्स, एल्डर मुस्कुराई। मुझे भी जानने की जिज्ञासा है कि हमारे दोनों वर्ल्ड्स की मैजिक में क्या फ़र्क है। तो फिर, शिया ने गहरी सांस ली, जब लोग इंचैंटिंग की बात करते हैं, असल में उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जिसे तुम सबसे ज़्यादा फ़ैमिलियर हो, आर्टिफैक्ट बनाना।
आर्टिफैक्ट बनाना मतलब अपनी पर्सनल माना के अंदर सही रूनिक फॉर्मेशन बनाना, बिल्कुल स्पेल कास्ट करने जैसे। फर्क बस इतना होता है कि स्पेल एक्टिवेट करने के बजाय तुम्हें उस फॉर्मेशन को स्टेबल और इनएक्टिव रखना होता है। शिया ने थोड़ा रुककर एम्फेसिस दिया, और मैं गारंटी देती हूँ ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो आगे बोली, जब तुम उस स्ट्रक्चर को पकड़ कर रखते हो, तुम्हें उसे अपने अंदर से खींचकर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर इम्प्रिंट करना होता है, और ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए बाकी आर्टिफैक्ट्स पर रून्स कार्व नहीं होते? विन ने पूछा, धीरे धीरे बात समझने लगता हुआ। एग्जैक्टली, शिया ने कहा। जब तुमने अपनी स्वॉर्ड से सेंस मैजिक सीखी थी, तुमने रून्स कैसे देखे थे? पूरा याद नहीं, विन ने कहा। बस अपनी मैजिक और फोकस को ब्लेड के अंदर डायरेक्ट किया और किसी तरह उसकी रूनिक फॉर्मेशन विजुअलाइज हो गई। वो रुक गया, फिर सडनली समझ आया। ओह, मतलब मैंने उस फॉर्मेशन को टैप किया जो किसी ने पहले से ब्लेड पर इम्प्रिंट कर रखी थी। प्रिसाइसली, शिया ने कहा, थोड़ा सा फ्राउन के साथ। जिस किसी के पास काफ़ी मैजिक और फोकस हो, वो आर्टिफैक्ट के रूनिक इम्प्रिंट को देख सकता है, लेकिन ये डेंजरस होता है। उसने विन की तरफ सीधी नज़र से देखा। लकी हो कि तुम्हारी स्वॉर्ड सिर्फ एक माइनर आर्टिफैक्ट है, उस पर जो स्पेल है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं। स्वॉर्ड को डेंजरस बनाता है उसका मटेरियल। अगर तुमने किसी ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट में अपना फोकस डाला होता तो तुम्हारा दिमाग लिटरली मेल्ट हो सकता है, या उससे भी बुरा। ओह, विन के मुंह से बस इतना ही निकला। वो अपनी चेयर में थोड़ा और सिकुड़ गया, शिया की अनॉयड नज़र के नीचे। ओ इंडीड, शिया ने कहा। एनीवे, ये पहला मेथड, जिसे मेरी लोग रूनिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं, आर्टिफैक्ट बनाने का तरीका है। दूसरा तरीका है रूनिक इनग्रेविंग। उसने एल्डर की केन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसमें तुम फिजिकली रून्स कार्व करते हो किसी चीज़ पर और बाद में उसमें माना भरते हो। लेकिन इसके भी अपने रूल्स होते हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले कहा था, रूनिक फॉर्मेशंस फ्लैट प्लेन पर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इनग्रेविंग में फॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जब तक कि तुम सिर्फ कोई सिंपल स्पेल ही ना बना रहे हो। एक बात नोटिस की मैंने, तुम इम्प्रिंटिंग के डेंजर्स बार बार बता रही हो, लेकिन इनग्रेविंग के बारे में उतना नहीं। अगर इनग्रेविंग सेफ है तो सब वही क्यों नहीं करते? कई रीजंस है, शिया ने साई किया, उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। पहला, इनग्रेविंग ज़्यादा सेफ ज़रूर है, पर ज़्यादा मुश्किल भी है। स्पेल कास्ट करने के लिए रून सीखना ही काफ़ी टफ होता है, और फिर उन्हें फ्लैट प्लेन पर इनग्रेव करना, ये बिल्कुल नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। लैंग्वेज सेम होती है, पर रूल्स अलग। इनग्रेविंग से स्पेल समझना पॉसिबल है, जैसे तुमने कंसीलमेंट के साथ किया, लेकिन स्पेल से इनग्रेविंग बनाना, वो बिल्कुल अलग गेम है। दूसरा इशू माना का है। आर्टिफैक्ट यानी इम्प्रिंटिंग वर्ल्ड के आसपास से माना खींच सकता है, लेकिन इनग्रेव्ड रूनिक ऑब्जेक्ट्स को काम करते रहने के लिए लगातार माना चाहिए होता है। वो कितनी बार रीफिल करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इनग्रेवर की स्किल, मटेरियल और इफेक्ट पर। कभी दिन, कभी साल। सुनने में काफ़ी अनोइंग लगता है, विन ने कहा, इमेजिन करते हुए कि हर चीज़ को बार बार माना से रीफिल करना पड़े। फिर भी अगर वो खुद के आर्टिफैक्ट्स बना पाए। शिया को तुरंत समझ आ गया कि विन किस डायरेक्शन में सोच रहा है। उसने उसके चेहरे के सामने उंगली स्नैप की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बिना ट्रेनिंग के इम्प्रिंटिंग ट्राई करने भाग जाओ। इनग्रेविंग गलत हुई तो या को कुछ नहीं होगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट टूट कर बिखर जाएगा। उसकी आंखें नैरो हो गईं। पर सोचो, अगर इम्प्रिंटिंग गलत हुई जब तुम आर्टिफैक्ट बना रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन मेल्टिंग? विन ने थोड़ा सा डाउट के साथ पूछा। ब्रेन मेल्टिंग? शिया ने नॉड किया। तुम्हें याद है ना, मैंने स्पेल क्रिएशन के वक्त रूनिक बैकलैश के डेंजर्स पर कितना स्ट्रेस दिया था। इम्प्रिंटिंग के दौरान तुम माना को ज़बरदस्ती जमा कर रखते हो और फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं होने देते। अगर उसमें ज़रा सी भी गलती हो गई तो बैकलैश कई गुना ज़्यादा भयानक होता है विन। मैं इस बात को जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है। ओके, समझ गया।
विन ने हाथ उठाकर कहा, जैसे सरेंडर कर रहा हो। मुझे पता है मैं पहले थोड़ा बेवकूफ़ था, बिना रेडी हुए स्पेल क्रिएशन में कूद पड़ा, लेकिन मैं सुइसाइडल नहीं हूँ। कसम से, बिना डायरेक्ट सुपरविजन के मैं आर्टिफैक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। गुड। शिया ने गहरी सांस ली, फिर एल्डर की तरफ देखा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? ओ नहीं बच्चे, एल्डर मुस्कुराई, तुमने काफ़ी अच्छा समझाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इम्प्रिंटिंग और इनग्रेविंग के बजाय मेरी चाची इन्हें इम्ब्यूइंग और कार्विंग के नाम से जानती है। अगर कुछ कहना ही हो तो मैं ये कहूँगी कि तुमने इम्ब्यूइंग यानी इम्प्रिंटिंग के डेंजर्स को भी कम ही बताया है। जैसे तुम हमारी दीवारों और मेरी केन को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो, एल्डर ने अपनी केन उठाकर उस पर बने इंट्रिकेट रून्स की तरफ इशारा किया। मेरी जाति लगभग सिर्फ रूनिक इनग्रेविंग ही करती है। हम लोग सब्र वाले हैं और पत्थर की कमी नहीं। अगर गलती हो जाए तो नया स्टोन उठाना और दोबारा शुरू करना आसान होता है। जो स्टोन मैंने तुम्हें दिया था वो पूरे गांव में इम्प्रिंटिंग का इकलौता एग्जाम्पल है। बता सकते हो क्यों वो भी रून से ढका हुआ है? वो एक लर्निंग एड है, विन ने तुरंत जवाब दिया। सारी बातें जोड़ चुका था। आपने उस पर इम्प्रिंटिंग और इनग्रेविंग दोनों यूज़ की हैं। बिल्कुल सही, एल्डर ने मुस्कुराते हुए अपनी केन ज़मीन पर टैप की। गांव के स्टोन मेजर्स इतना रिस्क नहीं लेते कि उसमें सेंस स्टोन से ज़्यादा डेंजरस स्पेल डाल दें, और दोनों टेक्निक्स का यूज़ एक्चुअली किसी को स्पेल सीखने में तेज़ मदद करता है। इसलिए वो परफेक्ट टीचिंग टूल है, विन ने ऑ के साथ कहा। उसका दिमाग जल रहा था, एक बिल्कुल नया मैजिक का फील्ड जिसके बारे में उसे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। इस बार वो शिया की बातों को दिल से लेने वाला था। इतना टाइम एल्फ के साथ बिता चुका था कि उसे समझ आ गया था कब वो सीरियस होती है, और चाहे वो खुद को सबसे तेज दिमाग वाला ना मानता हो, इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि अपना दिमाग लिक्विफाई कर दे। शायद 10 लेवल बाद। ओके, विन ने सर खुजाते हुए कहा, बात बहुत ज़्यादा है लेकिन सब समझ आ रहा है। बस एक सवाल रह गया, सिस्टम मुझे आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर करने पर रिवॉर्ड क्यों देता है, रूनिक ऑब्जेक्ट्स पर क्यों नहीं? सिस्टम कुछ भी क्यों करता है? शिया ने कंधे उचका दिए। मेरा गेस है क्योंकि आर्टिफैक्ट्स बनाना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा डेंजरस होता है। या फेयर इनफ, विन ने साई किया। अगर कभी उसे फिर से गॉड से बात करने का मौका मिला तो उसे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होगा सिर्फ सवाल पूछने के लिए। वैसे, विन ने बात बदलते हुए कहा, मैंने सैमथा से सुना है कि तुम और तुम्हारे दोस्त कुछ दिन हमारे गांव में रुकने का सोच रहे थे। रात हो चुकी है और मेरी ये पुरानी हड्डियां अब ज़्यादा देर तक जाग नहीं पाती। क्यों ना मैं तुम्हें रहने की जगह दिखा दूं और कल फिर बात करें? ये तो परफेक्ट होगा, थैंक यू, विन ने खड़े होते हुए कहा। सॉरी मैंने आपका इतना टाइम ले लिया। मैं तो सिर्फ हेलो कहने और आपका स्टोन वापस देने आया था। फुल मैजिक लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसकी कोई बात नहीं बच्चे, एल्डर मुस्कुराई। विन के बाजू पर थपकी दी। उसकी उंगलियां उम्र के बावजूद सख्त और रफ थीं, बिल्कुल उस पत्थर की तरह जिसे उसकी जाति तराशती थी। यंग जनरेशन को सिखाना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। काश मैं ये बात अपने सभी स्टोन मेजर्स के लिए कह पाती। उसने टंग क्लिक की और बाहर की तरफ चल पड़ी, उन्हें फॉलो करने का इशारा किया। हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं जो पहले ट्रैवलर्स और दूसरे गांव के विजिटर्स के लिए होती थी। वो हंसी। ग्रेट माइग्रेशन के बाद से खाली पड़ी हैं तो तुम पर बोझ नहीं बनोगे। कंफर्ट की चिंता मत करना, गेस्ट हाउसेस पर भी वही कार्विंग्स हैं जो हमारे अपने घरों पर हैं। और अगर रात में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो... अचानक एल्डर रुक गई। गांव के दूसरे कोने से एक तेज चीख गूंज उठी, इतनी श्रिल कि पूरे गांव की नॉर्मल सुकून भरी आवाज़ों को चीर कर सब कुछ एक पल में शांत कर दिया। विन रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि एल्डर उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी पुरानी हड्डियां हैरान कर देने वाली स्पीड से फासला काट रही थीं। विन और शिया ने बस एक दूसरे को देखा और फिर दोनों उसके पीछे भाग पड़े। विन शॉक में था, एल्डर उससे तेज़ थी। फिर उसे याद आया, स्पीड काफ़ी हद तक डेक्सटेरिटी पर डिपेंड करती है और स्टोन कार्वर के पास डेक्सटेरिटी की कमी नहीं। प्लीज़ अलका ने गलती से किसी को डरा दिया हो, प्लीज़ कोई छोटी सी बात हो, विन ने मन ही मन दुआ की। गांव छोटा था इसलिए वो जल्दी ही स्क्रीम के सोर्स पर पहुंच गए। वहां एक रोती हुई औरत थी जिसे कई गांव वाले संभाल रहे थे। गांव के किनारे एक स्टोन बिल्डिंग के चारों ओर लगभग दर्जन भर वॉरियर्स खड़े थे, किसी के हाथ में स्पीयर, किसी के हाथ में मेस।
विन ने एल्डर को खुले दरवाजे पर खड़े देखा। दरवाजे पर लटकती चमड़े की पर्दा उसके सर के ऊपर उठा हुआ था, चांदनी को रोकता हुआ उसके चेहरे पर गहरा साया डाल रहा था। विन को आंखों के कोने से देखकर वो पल भर के लिए रुकी, फिर उसकी तरफ एक सख्त नज़र से देखा। क्या हुआ? विन ने पूछा जब कुछ स्पीयर्स के नोक उसकी तरफ थोड़े से मुड़ गए। सब ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा। उसने उसे अंदर देखने का इशारा किया। कन्फ्यूज्ड विन ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और उसका दिल वहीं थम गया। छोटे से घर में जो एल्डर के वेटिंग रूम से काफ़ी ज़्यादा लिव्ड इन लग रहा था, ज़मीन पर एक लाश पड़ी थी। आदमी की आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर शॉक जमा हुआ था, जैसे उसे खुद भी अपनी मौत पर यकीन न हो। पूरा कमरा उलट-पलट था, लेडर इधर-उधर पड़े थे, मिट्टी के मटके टूटे हुए थे, प्रिजर्व्ड खाना ज़मीन पर बिखरा हुआ था। कमरे के अंदर ही एक पूरा स्क्वाड खड़ा था, आदमी और औरतें सब आर्म्ड, उनकी आंखों में ठंडी सी गुस्से भरी चमक थी। उनके वेपन सीधे उस 6 इंच के आदमी पर तने हुए थे, जो लाश के बिल्कुल सामने खड़ा था, खून से भरे हाथ ऊपर उठाए हुए। स्क्यूले की आंखें विन से मिली। पेटियन ने राहत की सांस ली, चेहरे पर थोड़ी रंगत वापस आई और वो जोर से बोला, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसने नहीं किया, विन ने लगभग 100वीं बार दोहराया, दरवाजे पर खड़े गार्ड से बहस जारी रखते हुए। लेकिन पिछली हर कोशिश की तरह इस बार भी गार्ड के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। विन चाहे दीवार से बात कर रहा होता, फर्क उतना ही होता। दांत पीसते हुए विन ने गार्ड से दूर हटकर रूम के अंदर इधर-उधर चलना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जब उसका कोई दोस्त खतरे में हो तो अंधेरे में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही गांव वालों ने स्क्यूल को अपने ही एक आदमी की लाश के ऊपर खड़ा देखा, पूरा खून में लथपथ, विलेज वॉरियर्स ने बिना एक पल गवाए उसे पकड़ लिया था। शायद ये महसूस करते हुए कि विन सीन क्रिएट करने वाला है, एल्डर ने तुरंत बीच बचाव किया और विन से सेंट्रल रूम में वेट करने को कहा। सिर्फ तब जब उसने वादा किया कि इन्वेस्टिगेशन होने तक पेटियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, विन ने मुश्किल से खुद को रोका था। सच ये था कि स्क्यूल एक पूरा अनजान इंसान था इन लोगों के लिए। यही बड़ी बात थी कि गांव वालों ने उसे वही मौके पर मार ही नहीं दिया। सिचुएशन ऑलरेडी टेंस थी और विन किसी तरह इस अनस्टेबल पाउडर केक को भड़काना नहीं चाहता था। फिर भी विन का मन बार बार यही कह रहा था कि वो सीधा जाकर स्क्यूल को छुड़ा ले, लेकिन 2 बड़ी वजहें थी जो उसे रोक रही थी। पहली, उसके लोग और साकिस गांव के बीच जो अलायंस बन रहा था, वो शायद आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। अर्थर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी और स्टोन वॉरियर्स के पास वो भरपूर मात्रा में थी। दूसरी वजह थोड़ी ज़्यादा कड़वी थी। उसे खुद पर भी पूरा यकीन नहीं था कि क्या वो स्क्यूल को बचा भी पाएगा। उसे मानने में दर्द हो रहा था, लेकिन सच ये था कि कैंप में ज़्यादा टाइम बिताने के कारण उसकी अपनी सेल्फ इमेज थोड़ी बिगड़ गई थी। वो खुद को शायद असल से ज़्यादा पावरफुल समझने लगा था। कॉम्बैट क्लास ना होने के बावजूद सिर्फ अपने स्पेल्स और हायर लेवल की वजह से वो काफ़ी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट था। वो कभी कंपेयर करना पसंद नहीं करता था, लेकिन ये चीज़ें नज़रअंदाज भी नहीं होती। लेकिन साकिस में विन ने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो उसने देखी तो थी, पर सीरियसली नोटिस नहीं की थी। जैसे सैमथा का एक ही स्किल एम्पावर्ड स्ट्राइक से नोबल के स्टडी रूम का दरवाज़ा तोड़ देना, या फिर उसका एक दिन से ज़्यादा लगातार लड़ पाना, वो भी सॉलिड स्टोन आर्मर पहने हुए। और सबसे शॉकिंग, एल्डर, एक झुर्रियों भरी बुढ़िया जो मसल से ज़्यादा हड्डी लगती थी, उसे 1 घंटे पहले फुट रेस में हरा चुकी थी। वो लोग शो ऑफ नहीं करते थे, इसलिए भूलना आसान था, लेकिन साकिस के वॉरियर्स स्ट्रॉन्ग थे। एड्रिगॉन के बाकी सब लोगों को उनके मुकाबले 3 महीने का हेड स्टार्ट मिला था, और जबकि कुछ लोगों ने वो वक्त बर्बाद कर दिया, जैसे सिटाडेल के लोग, साकिस के विलेजर्स ने बिल्कुल नहीं किया। विन को बिल्कुल हैरानी नहीं होती अगर गांव का लगभग हर इंसान या तो प्रेस्टीज कर चुका होता या उसके बिल्कुल करीब होता। मतलब साफ था, ऐसे लोगों के साथ लड़ाई शुरू करना, जब उनमें से कई कॉम्बैट क्लासेस भी हों, एक बहुत ही बुरा आइडिया होता। तो अलका ने आखिरकार पूछा, हवा में ऐसे लेटकर जैसे बीच रूम के एक इनविजिबल सोफा पर हो। काफ़ी देर से वो चुप थी, लेकिन लगता था अब उसे भी विन का चक्कर काटना बोर कर रहा था। प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, विन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। आखिरकार चलना छोड़कर ठंडी स्टोन वॉल से टेक लगा ली। हम एल्डर का वेट करते हैं, वो आकर बताएंगी कि क्राइम सीन पर क्या मिला, फिर हम स्क्यूल का केस आर्ग्यू करेंगे। तुम भी जानती हो उसने किसी को नहीं मारा। जानते हैं क्या?
शिया ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखकर। पिछले 1 घंटे से एल्फ विकर चेयर पर झुकी बैठी थी, पैर लगातार हिला रही थी और अपनी ब्रेड को उंगलियों में लपेट लपेट कर घुमा रही थी। विन बस उसे घूरता रह गया। उसका मुंह खुल गया लेकिन शब्द नहीं निकले। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शिया जल्दी से बोल पड़ी। विन, मैं स्क्यूल को पसंद करती हूँ, लेकिन सच बोलें तो हम उसे सिर्फ कुछ दिनों से जानते हैं और हमने उसे बेस्ट सर्कमस्टांसेस में नहीं मिला था। चोरी और खून में फर्क होता है, विन ने तुरंत कहा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, स्क्यूल और शिया की नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन उसे लगा था वो बस मजाक था। ये सोचना कि शिया सच में स्क्यूल पर शक कर रही है। चोरी और खून में फर्क होता है, शिया ने भौएं से कोड़ी। लेकिन सिर्फ चोरी ही तो नहीं की उसने हमें जहर दिया था विन, बात शुरू होने से पहले ही। अगर हमारे पास रेजिस्टेंट का तरीका ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो सिर्फ मसल रिलैक्सेंट था, विन ने कमजोर सी आवाज में कहा। धीरे धीरे वॉल के साथ स्लाइड करते हुए जमीन पर बैठ गया। वो चाहता था कि चीजें वैसी ही होती, चाहे वो पूरी तरह से स्क्यूल की दया पर ही क्यों ना हो। लेकिन शिया गलत नहीं थी। उन्हें मिले हुए सिर्फ कुछ दिन हुए थे और उनमें से काफी वक्त साथ भी नहीं बिता था। अलका और शिया के साथ उसकी शुरुआत भी कोई खास नहीं थी। अलका का किसी स्टोन विलेजर को पोजेस कर लेना और शिया का उसे सैक्रिफाइस या खा जाने की धमकी देना। बट उन दोनों की केसेस बिल्कुल अलग थे। शायद उस अजीब से कनेक्शन की वजह से जब विन अनजाने में अलका का नया एंकर बन गया, विन को अलका को समझना आसान लगता था। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दिखाई देती थी, एक घोस्ट जो बस अपनी बंधी हुई जिंदगी से आज़ादी चाहती थी। ये नहीं था कि वो सिंपल थी, लेकिन विन उसके नेचर को महसूस कर सकता था। और स्क्यूल के बारे में उसे अभी भी इतना यकीन नहीं था, चाहे वो मानता हो या नहीं। और जबकि शिया के साथ विन का ऐसा कोई गहरा कनेक्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने साथ साथ काफी दिन गुजारे थे, क्लोज क्वार्टर्स में, सिर्फ मैजिक सीखते हुए, सफर शुरू करने से पहले ही। ऊपर से शिया के पीछे एरिक का सपोर्ट था, एक ऐसा ऑलमोस्ट डेमी गॉड जैसा व्यक्ति जिसके वजूद से ही शांति और सुकून टपकता था। स्कल के पास तो बस उसका पालतू चूहा था ज्यादातर वक्त। इसी बात पर, हे, तुम दोनों ने रेजिनाल्ड को देखा है? विन ने अचानक पूछा, जब उसे एहसास हुआ कि उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा चूहा कहाँ है। जब स्कल को लाश के ऊपर खड़ा पकड़ा गया था, रेजिनाल्ड रूम में नहीं था और तब से उसने कोई अपीयरेंस भी नहीं दी थी। अब तुमने याद दिलाया तो, शिया ने पलकें झपकाईं। शायद वही बात उसके दिमाग में भी आई थी। नहीं, मैंने भी उसे तब से नहीं देखा जब हम एल्डर से बात करने के लिए अलग हुए थे। मैं जाकर देख लूं? अलका ने पूछा, चेहरे पर बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ। नहीं, एल्डर ने कहा है कि तुम यहीं हमारे साथ रहो, विन ने उसे याद दिलाया। बू, अलका ने लंबा सांस छोड़ते हुए कढ़ाई और धीरे धीरे हवा में घूमकर उल्टी लटक गई। फिर भी वो ऐसे लग रही थी जैसे साइड में किसी इनविजिबल काउच पर लेटी हो। उससे बात करना उस पोजीशन में काफी अजीब था। मैं बोर हो रही हूँ। अलका, हम लोग इस वक्त सीरियस ट्रबल में हो सकते हैं, विन ने झटक कर कहा, अपनी घोंसली साथी को घूरते हुए। फिर उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड की तरफ एक नज़र डाली और अपने पॉलीग्लॉट पैसिव पर फोकस किया, ये इंश्योर करते हुए कि वो स्टोन लोगों की लैंग्वेज में बात ना करे। आजकल विन नोटिस कर रहा था कि उसका पैसिव आसपास के सब लोगों को उसकी बात समझने लायक बना देता था, जब तक वो खुद किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पर फोकस ना करे। उसे नहीं पता था ये पैसिव इवॉल्व हो रहा है या वो बस इसे बेहतर यूज करना सीख गया है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि स्कल को एग्जीक्यूट करना है, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पिप्सक्विक को शायद ये सब सोचना चाहिए था जब वो लिटरली रेड हैंड पकड़ा गया था। वैसे भी वो एल्डर आंटी तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हैं जब से तुम समथा के ग्रुप को वापस लाए हो। अगर स्कल ने सच में किसी को मारा भी हो, तो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ एक छोटी सी डेथ के लिए तुम्हारे साथ पूरी अलायंस जला देगी। मैं उस लड़की से पॉलिटिकल एडवाइस नहीं लेने वाला जो अपनी ही पार्टी में जहर से मर गई थी। बस, शिया ने जोर से चिल्लाया, अपनी जगह से उठकर अपना स्टाफ जमीन पर जोर से पटका। 2 ट्विन ट्रीज के पत्ते एक पल के लिए ऐसे हिले जैसे तूफानी हवा चल पड़ी हो, और दोनों चुप हो गए। मुझे पता है तुम दोनों एंग्शियस हो, मैं भी हूं, शिया ने कहा। आवाज अब थोड़ी शांत पर फर्म थी।
लेकिन जो मैंने पहले कहा था उसके बावजूद मुझे भी स्कल की उतनी ही चिंता है जितनी तुम दोनों को। मेरे मास्टर ने बस मुझे हर सिचुएशन को हर एंगल से देखना सिखाया है। लेकिन उसने विन को बोलने से पहले ही रोक दिया। चाहे हम स्कल को कैसे मिले थे और हम उसे कितना कम जानते हैं, ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि इतने कम वक्त में भी उसने कई बार हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। विन रुक गया। वो शिया पर गुस्सा निकालने ही वाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्कल पर शक की बात छेड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने कुछ सेकंड्स तक सांस रोकी, फिर धीरे धीरे छोड़ दी। बेचैनी और डर से पैदा हुआ गुस्सा उस सांस के साथ बाहर निकल गया। सिर्फ इसलिए कि वो डरा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने दोस्तों पर चिल्लाए। मेडिटेशन लेवल 17 पर बढ़ गया। 1700 एक्सपी प्राप्त हुआ। विन ने नोटिफिकेशन डिसमिस कर दी, लेकिन सिचुएशन के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अद्भुत महसूस हो रहा था, जैसे उसके कोर के अंदर पोटेंशियल उबल रहा हो। अब उसे लेवल 20 और प्रेस्टीज के लिए 500 से भी कम एक्सपी चाहिए था। उसका शरीर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह लग रहा था, बस आखिरी धक्का चाहिए था। उसने श्रेडर को हील करती हुई और बैटल के दौरान कैंप का सेक्शन सी संभालते हुए उसे कई बार जमीन से निकलते देखा है। शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने देखा है कि वो आखिरी पल पर किसी बेचारे के सामने आ जाता था जो मरने वाला होता, गालियां बकता हुआ या मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट या अपने डैगर से छेड़ देता। उसने जायंट स्नेक के साथ मेरी फाइट में मेरी जान बचाई थी। विन ने याद किया कि कैसे स्कल और रेजिनल गार्डियन एंजल्स की तरह उभरे थे। अगर उन्होंने उस पर पॉइजन यूज ना किया होता तो मैं 99% श्योर था कि मैं मर जाता। मुझे लगता है ये सब कुछ कहने के लिए काफ़ी है, शिया ने कहा, आखिरकार अपनी ब्रेड छोड़ते हुए। हाँ, मुझे भी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो जायंट्स की दुनिया में रहने के लिए मजबूर होते हैं, फिर भी अपनी बेस्ट लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। अलका ने सीधा होते हुए विन को नॉट देते हुए कहा, बस उससे कभी मत बताना कि मैंने ये कहा है। तो फिर डिसाइडेड, विन ने कहा, सीने में गर्मी सी महसूस करते हुए जब वो अपने कंपेनियंस की तरफ मुस्कुराया। उन्हें ऐसे एक दूसरे के साथ खड़ा देखकर और इतने कम वक्त में जो उन्होंने साथ झेला था, विन के अंदर एक अजीब सा एहसास उभरा। ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसे एक पल लगा, फिर अचानक उसे समझ आया, ट्रस्ट। शायद पहली बार अपनी जिंदगी में विन ने रूम के चारों तरफ देखा और महसूस किया कि उसने ऐसे लोग ढूंढ लिए हैं जिन पर वो अपनी जान तक भरोसा कर सकता है। इस वक्त स्कल यहाँ नहीं था, लेकिन ये एहसास कि वो अपने हर कंपेनियन पर अपनी जान छोड़ सकता है, ये सोच उस लोनली वैगाबॉन्ड के लिए काफी भारी थी। घुटने थोड़े कांपने लगे तो विन ने दीवार का सहारा लिया। हंसते हुए उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अपना इरादा पक्का कर लिया। आगे जो भी होने वाला था आसान नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी सामना करेंगे। हम स्कल को वहां से निकालेंगे जहां भी उसे बंद करके रखा है। आज रात। एल्डर ने भौएं सिकोड़ ली। अपनी छड़ी को पत्थर की जमीन पर धीरे धीरे थपथपाते हुए सोच रही थी कि क्या किया जाए। जो लोग उनके रिवाजों और रूनिक कार्विंग की बारीकियों से वाकिफ नहीं थे, उन्हें लगता कि वो बस बेकार में फिजिट कर रही है। पर सच ये था कि हर एक टैप बहुत सोच समझ कर दिया जा रहा था। उसकी छड़ी एक शक्तिशाली रूनिक ऑब्जेक्ट थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एल्डर्स को मिलती आ रही थी। उसमें बंद कुछ स्पेल्स ऐसे थे जो अगर गलती से रिलीज हो जाते तो जिस बिल्डिंग में वो खड़ी थी उसे सीधा जमीन के बराबर कर देते। वो घूरकर अपनी नई परेशानी के सोर्स को देख रही थी। एक छोटा सा आदमी जो इस वक्त बैठकर बाहें क्रॉस किए हुए मुंह फुलाए बैठा था। गांव के बीच में एक सिंपल सी जेल थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही सेल से बनी थी और वो बिल्कुल भी इस बात के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी कि उसमें किसी न्यूबॉर्न से भी छोटे आदमी को रखा जा सके। इसलिए उनका जल्दी जल्दी निकाला गया सल्यूशन ये था कि लेदर की रस्सी ली जाए, उस छोटे आदमी के कमर के गिर्द एक नॉट बांधा जाए और दूसरा सिरा पत्थर की दीवार से जल्दी से बनाए गए एक लूप से बांध दिया जाए। बिना अपने वेपन्स के उसे कम से कम 1-2 मिनट लगेंगे रस्सी खोलने में। और भले ही वो एक दूसरे की भाषा न समझते हों, लेकिन दोनों गार्ड्स जो हमेशा स्पीयर्स उस पर ताने खड़े थे ने काफ़ी क्लियरली समझा दिया था
कि रस्सी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। एल्डर ने उसका वो क्लोक भी उतार लिया था जो उसके सेंसेस के मुताबिक किसी अनजानी मैजिक से भरपूर था, लेकिन उसके पास मौजूद छोटी छोटी वायल्स उसे रखने दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अनजाने पॉइजन्स को हैंडल करना कितना खतरनाक होता है, और बिना अपनी डैगर्स के वो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। हमें इसे एग्जाम्पल बनाना चाहिए एल्डर, स्टोन मेजेस के हेड ने एक बार फिर गुस्से से कहा, कैद आदमी को घूरते हुए। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। उसने ग्रे धूल भरी रोब पहनी हुई थी और उसकी सफ़ेद होती दाढ़ी इतनी ज़्यादा खींची जा चुकी थी कि वो बिखरी बिखरी सी लग रही थी। फॉरेनर्स को एक एग्जाम्पल दिखाना ज़रूरी है। ये लोग सीधा हमारे गांव में आकर हमारे ही एक आदमी को मार नहीं सकते, और वो भी एक मेज। खुद को संभालो एथिन, एल्डर ने हुक्म दिया बिना उसकी तरफ देखे। जैसे ही उसे पता चला था कि उसके एक मेज की मौत हो गई है, एथिन तब से आग बबूला था, और जो आदमी आमतौर पर काफ़ी समझदार रहता था वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर लग रहा था। खुद को संभालो, एथिन चीखा, अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारते हुए। अच्छा हुआ कि वो मेज था, कोई वॉरियर नहीं, वरना बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा अब तक गिर चुका होता। मैंने ही टोबी को उसका पहला स्पेल सिखाया था और अब वो मर चुका है। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं शांत रहूं? मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम मेरे स्टोन मेजेस के हेड की तरह बिहेव करो, ना कि एक लड़खड़ाते अप्रेंटिस की तरह, एल्डर ने सख्ती से कहा। उसकी इस छोटी सी खामोशी का फ़ायदा उठाकर एल्डर आगे बढ़ीं। चाहे राउल्फा की रिपोर्ट ये साबित कर दे कि इस आदमी ने ही टोबी का कत्ल किया है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बस यूं ही इन लोगों को एग्जाम्पल नहीं बना सकती। विन ने अपनी जान दांव पर लगाकर सैमथा और उसकी टीम को वापस लाया था, और वही हमारे नए पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बनाने की है। वो लोग जो पहले ही हमसे 2 गुना ज़्यादा हैं और जिनकी संख्या और बढ़ने वाली है अगर उनकी कहानी सच है तो। एथन उसे घूरता रहा। उसके शब्दों का बोझ धीरे धीरे उसके गुस्से को दबा रहा था, और उसके अंदर से वही शांत भरोसेमंद आदमी थोड़ा सा ऊपर आ रहा था जिसे एल्डर ने कभी मेजेस का लीडर चुना था। क्या हमें उनकी अलायंस वाकई इतनी बुरी तरह चाहिए? मेज ने पूछा। उसकी आंखें उसके चेहरे की थकान देखकर फैल गईं। वो एक लाजवाब मेज था और शानदार टीचर, लेकिन मैजिक के अलावा बाकी सब चीज़ों में बिल्कुल अनजान। दुनिया बदल नहीं रही है, दुनिया बदल चुकी है, एल्डर ने कहा, अपनी छड़ी पर पकड़ कसते हुए। अपने दिल के अंदर बनाई हुई दीवारें जो उसकी चिंताओं को छिपाकर रखती थीं, धीरे धीरे टूटने लगीं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी का बोझ उस पर एक साथ आ गया हो। हमारे लोगों के लिए सबसे डरावना हिस्सा द ग्रेट रीसेट था, पर मुझे लेवल्स खो देने का डर नहीं था। मुझे डर था उन सब दोस्तों को एक ही पल में खो देने का जो कभी गांव के बाहर हुआ करते थे। अगर फिर से अकल पड़ जाए और हमें शहरों का सहारा न मिले तो, या कोई प्लेग फैल जाए और हमें बचाने के लिए कोई डिवाइन वॉन्डरर न आए तो। हम स्ट्रांग हैं ईथन, बिल्कुल उन पत्थरों की तरह जिन पर हम काव करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक छोटा सा गांव हैं, एक ऐसी दुनिया में जो पहले से भी ज्यादा बड़ी और अनजानी लग रही है, उसने कहा, सारी दबी हुई चिंता आखिरकार बाहर आ जाने देते हुए। हमें ऐसे लोग चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम इन नए पड़ोसियों को दुश्मन न बनाएं जो एक अजीब सिस्टमलेस दुनिया से आए हैं। हमें नहीं पता वो किस चीज़ के काबिल है, और यही बात मुझे डराती है। दोनों पुराने दोस्तों के बीच खामोशी फैल गई। एल्डर के आउटबर्स्ट का बोझ उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसके शब्दों ने एथन की आंखों में जल रही आग को बुझा दिया, और मेज ने शर्मिंदा सा लुक दिया। आरजी एल्डर, उसने जल्दी से खुद को सुधारा, गला साफ करते हुए, जैसे उसने गलती से उसका पुराना निकनेम ले लिया हो। मुझे माफ़ कर दो। टोबी की मौत एक बड़ा झटका थी, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पिछले कुछ महीनों से तुम पर इतना प्रेशर था। इसी का तो इरादा था, एल्डर ने थकी हुई हंसी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। गांव का एल्डर होने का मतलब ही यही लगता है, सबको शांत रखना और ये छिपाकर रखना कि हम असल में कितनी गहरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। दोनों ने हल्की सी मुस्कुराहट शेयर की। एल्डर को लगा कि वो फिर से एक छोटी लड़की बन गई है, अपने दोस्त पर हंस रही जब वो ग्रेट सिस्टम को गाली देता था और अपना पहला शिफ्टिंग स्टोन स्पेल कास्ट करने में जूझ रहा था।
पर चाहे वो ऐसे मोमेंट्स हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहें, जिम्मेदारियां हमेशा वापस आ ही जाती हैं। हाइड का पर्दा उठा और आखिरकार राहुल्फा नजर आईं। गांव की वॉरियर्स की हेड, एक बड़ी सी औरत जो सर से पांव तक मोटे स्टोन आर्मर में ढकी हुई थी। उसके ज्यादा फीचर्स दिखता नहीं थे, पर उसके बाएं गाल पर बनी गहरी स्कार छुप नहीं पाई। नॉर्मल वेपन की जगह उसने अपने मशहूर गॉन्टलेट्स पहने थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये वही थे जो उसने तब पहने थे जब उसने अकेले ही घूमते हुए मॉन्स्टर्स के एक पूरे पैक को गांव तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिया था। एल्डर इन अफवाहों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थीं। आखिर वो 2 पैक थे। गांव की सबसे ताकतवर योद्धा के चेहरे पर फ्राउन देखना एक अजीब सी बात थी। जैसे ही एल्डर ने राउल्फा का चेहरा देखा, उसका दिल डूब सा गया। बुरी खबर आ रही है, ये बात वो समझ चुकी थी। जहर था, राउल्फा ने कन्फर्म किया उनके पास आते हुए। कैद छोटे आदमी पर एक साइड ग्लांस डालते हुए वो सिर्फ एक पल रुकी, फिर आगे बोली, और जहर छोटी छोटी कांटों के जरिए दिया गया था। सभी जख्म आदमी के राइट काफ के नीचे वाले हिस्सा पर थे। उसके फैसले के बाद कमरे में छाई खामोशी भारी पड़ गई। एल्डर ने देखा कि कैद पर नजर रख रहे दोनों गार्ड्स ने अपने वेपन्स और जोर से पकड़ लिए। उनकी उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थीं, जैसे बस एल्डर के अगले हुक्म का इंतजार हो। इस बार ईथन भी चुप रहा। उसकी नज़र सीधी एल्डर पर टिकी हुई थी, बिल्कुल बाकी सबकी तरह, जैसे हर कोई उसके अगले शब्दों पर अपनी सांसें रोके खड़ा हो। खुद को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा महसूस करते हुए, जहां पूरे गांव का भविष्य उसके अगले शब्द पर टिका हुआ था, एल्डर ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली और कुछ नहीं कहा। 2 सेकंड गुजरे, फिर 3, फिर 10। जितनी देर वो चुप रही, कमरे में खड़े लोग उतने ही ज्यादा उलझन में पड़ते गए। 30 सेकंड बाद लोग एक दूसरे को बेचैन नज़रों से देखने लगे, जैसे किसी को आगे बढ़कर पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। आखिरकार 1 मिनट बाद ईथन ने फिर से गला साफ किया। एल्डर, वो बोलना ही वाला था कि एल्डर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चाहे यहाँ मौजूद कोई भी क्या सोचता हो, मैंने विन को अपना शब्द दिया है कि जब तक मैं उससे दोबारा बात न कर लूं, उसके साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एल्डर ने सख्ती से कहा, अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ। कोई भी कैद को हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो भागने की कोशिश न करे। क्या ये बात समझ में आ गई? गार्ड्स से 2 जल्दी नॉड मिलते ही एल्डर ने अपना ध्यान अपने सबसे करीबी एडवाइजर्स की तरफ घुमाया। राउल्फा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्टोन गॉन्टलेट्स आपस में टकरा दिए। ऑर्डर्स फॉलो करना उसकी आदत थी। पर ईथन, एल्डर, टोबी को जहर दिया गया था, उसने झल्लाहट के साथ कहा, और चोट ऐसी जगह पर थी जहां कोई नॉर्मल साइज का आदमी कभी वार नहीं करेगा। श्योरली, क्या ये बात समझ में आ गई? एल्डर ने फिर से दोहराया, आंखें सिकोड़ते हुए उसे बीच में ही काट दिया। हेडमेज की आंख हल्की सी फड़की, लेकिन आखिरकार उसने धीरे से सर हिला दिया। समझ गया एल्डर, उसने आखिर में कहा, होंठ भींचे हुए। अच्छा, अब मैं विन से बात करने जा रही हूँ, एल्डर ने कहा। तुम दोनों गांव में घूमकर लोगों को शांत करो। सबको बताओ कि और कोई हमला नहीं होने वाला और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शीला का क्या? ईथन ने पूछा, उसकी आवाज़ ठंडी और कठोर। मैं उससे क्या कहूँ? उसके पति के कातिल के साथ क्या किया जा रहा है? तुम शीला को बता सकते हो कि हम करंट सस्पेक्ट की जांच कर रहे हैं, एल्डर ने भौएं से कोड़ते हुए कहा, अपने उस पुराने दोस्त को याद करते हुए जिससे वो थोड़ी देर पहले ही जुड़ी थी। वो लड़की दिल की अच्छी है, चाहे इस वक्त वो जैसे भी महसूस कर रही हो, मुझे यकीन है वो समझेगी कि हम इस मामले में गलत आदमी को सज़ा नहीं देना चाहते। मुझे यकीन है वो ये सुनकर बहुत खुश होगी, ईथन ने तंज किया और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया, हिड का पर्दा गुस्से से हटाकर। चाहते हो मैं उसके पीछे जाऊं? राउल्फा ने पूछा जैसे ही वो चला गया। तुम जानते हो वो ऑलमोस्ट पक्का किसी न किसी तरह आग भड़काने जा रहा है। उसे जाने दो, एल्डर ने थकान भरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसे उसके कंधों पर भी स्टोन आर्मर का बोझ आ गया हो। वो अभी इतना दूर नहीं गया है कि मेरे शब्द के खिलाफ जाए, अभी नहीं। टोबी की मौत, सब कुछ जो चल रहा है, उसके बीच ये बहुत ही खराब टाइमिंग है, राउल्फा ने धीरे से कहा, इतनी आवाज़ में कि गार्ड्स न सुन पाएं। तुम्हें नहीं लगता कि
मुझे नहीं लगता मेजेस अभी उस हद तक पहुंचे हैं। वैसे भी मैं ईथन को काफ़ी सालों से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और अगर मैं गलत भी हूँ, वो इतना अच्छा एक्टर नहीं है। अगर टोबी की मौत में उसका हाथ होता तो वो मुझसे छुपा नहीं पाता। फिर भी मेजेस इस बात को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, राउल्फा ने पॉइंट आउट किया। और पता नहीं बाकी अप्रेंटिसेस क्या कर बैठें। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि एल्डर ने अभी तक फॉरेनर को सज़ा नहीं दी, वो सोचने लगेंगे कि शायद वो दोषी है ही नहीं। शायद टोबी का कातिल कोई और था, कोई जो उनकी ज़्यादा करीब है। गांव के मामले मुझ पर छोड़ दो राउल्फा, एल्डर ने नाक के बीच का हिस्सा मसलते हुए कहा। अभी के लिए अपने योद्धाओं को वर्स्ट के लिए तैयार रखो, पर कोशिश करो कि सब शांत रहें। हम पूरी तबाही के किनारे पर खड़े हैं। आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कोई फ्रस्ट्रेटेड अप्रेंटिस जो ऐसा काम कर दे जिसे वो कभी वापस न ले सके। एल्डर, राउल्फा ने कहा, फिर से अपने गॉन्टलेट्स टकराकर सैल्यूट किया। पलटकर वॉरियर्स की हेड कमरे से बाहर निकल गईं। गार्ड्स को हल्की सी नोट दी, जिन्हें तुरंत क्रिस्प सैल्यूट्स वापस मिले। ग्रेट सिस्टम, मुझे शक्ति दो, एल्डर ने धीरे से कहा, अपने पतले कंधों को सीधा करते हुए और एक गहरी संभलती हुई सांस ली। अब वक्त आया था देखने का कि विन के पास इस सब का क्या जवाब था। ओके, रोप और कैंडल वैक्स वाले पार्ट तक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, विन ने कहा, शिया के बनाए हुए रफ डायग्राम को देखते हुए जो वो अपनी छुरी से स्टोन फ्लोर पर स्क्रैच कर रही थी। पर मुझे लगता है विकर फर्नीचर वाले आइडिया पर हमें दोबारा सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम इतनी फोर्स जमा कर पाएंगे कि उसे प्रॉपर श्रैपनल बना सकें। मैंने कहा ना, एक्सप्लोजन मेरी जिम्मेदारी है, शिया ने फिर से बोला, अपनी मैजिक सीड्स की थैली को प्यार से थपथपाते हुए। मेरे पास सब कुछ है। अब अलका, तुम्हें अपना पार्ट याद है ना? मतलब हाँ, शायद, अलका ने कहा। पर मुझे अभी भी नहीं पता मैं इतनी बड़ी आग बना पाऊंगी या। अचानक तीनों एक साथ जम गए। पिछले 1 घंटे से अजीब नज़रों से उन्हें देख रहा गार्ड आखिरकार साइड हो गया और एल्डर कमरे के अंदर आई। शुक्रिया फ्रेडरॉक, अब मैं संभाल सकती हूँ, एल्डर ने कहा, बड़े आदमी के बाजू पर थपकी देते हुए, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। एल्डर, फ्रेडरॉक ने सर झुकाया, मुट्ठियां टकराते हुए, और वहां से चला गया। एल्डर आगे बढ़ी और फ्लोर पर बने भद्दे स्क्रैच मार्क्स को देखकर एक भौं उठा ली, जो कभी बिल्कुल साफ सुथरा हुआ करता था। क्या मैं पूछने की हिम्मत भी करूं कि तुम तीनों ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा। शायद पूछना ही बेहतर नहीं होगा, विन ने कहा, उसका चेहरा गर्म हो गया। स्क्यूल की चिंता के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी ने उसे परमानेंट मार्कर से दीवार पर ड्राइंग बनाते पकड़ ली हो। फिर मैं नहीं पूछूंगी, एल्डर ने कहा, थकी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर हल्की सी चमक बनकर उभरी। वो सांस छोड़कर धीरे से बैठ गए और तीनों को बैठने का इशारा किया। विन और शिया ने एक दूसरे को नोट दिया और उसके सामने बैठ गए। अलका भी आज सरप्राइजिंगली साथ आकर बैठ गई। एल्डर उन तीनों को गौर से देखने लगी, जैसे मन ही मन किसी बात का वजन तौल रही हो। विन को नहीं पता उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह की रही थी, पर पहली बार उसे लगा कि एल्डर सच में अपनी उम्र की लग रही थीं। कमरे में कुछ सेकंड्स की टेंस खामोशी छाई रही। आखिरकार एल्डर ने बोलना शुरू किया। टोबी मर चुका है, उसने सीधी बात कही, चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। हमारी हेड वॉरियर के मुताबिक जो बॉडी देख कर आई है, उसकी मौत जहर से हुई है। जहर जो उसके पैर के नीचे वाले हिस्सा में छोटी छोटी चोटों के जरिए उसके शरीर में गया। विन का दिल डूब गया। शिया ने गैस्प की और अपना मुंह हाथों से ढक लिया। वो अभी भी स्क्यूल पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन ये सब काफ़ी डैमिंग लग रहा था। जब विन और शिया इस खबर से हिल गए, अलका ने बस बाजू क्रॉस कर लिए। तो स्लेयर ने अनइम्प्रेस्ड टोन में कहा, मुझे अभी के अभी 5 मॉन्स्टर्स याद आ रहे हैं जो एग्जैक्टली इसी तरीके से मारते हैं। बुरा लग सकता है, पर ये कुछ भी प्रूव नहीं करता। वर्ड्स थोड़े अलग होते, पर मेरी सोच भी बिल्कुल यही है, एल्डर ने कहा। विन के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी, लेकिन बदकिस्मती से ये तुम्हारे दोस्त के खिलाफ एक बुरा पिक्चर बना देता है। इतना बुरा कि काफ़ी गुस्से में लोग इसे ही काफ़ी सबूत मानकर उसे टोबी के कत्ल का दोषी समझ लेंगे। फिर हमें उससे बात करने दीजिए,
विन ने गुहार लगाई, दिल ही दिल में दुआ करते हुए कि एल्डर बात समझे और उन्हें बैकअप प्लान यूज ना करना पड़े। खासकर इसलिए क्योंकि बैकअप प्लान काफ़ी कच्चा था और स्कूल को छुड़ाने से ज़्यादा सबको मरवा देने के चांसेस थे। ऊपर से विन नहीं चाहता था कि सिकस गांव के साथ अब तक बने अच्छे रिलेशंस खराब हो जाएं। आपके लोग तो ऑनेस्टी और नॉलेज गैदर करने को सबसे ज़्यादा मानते हैं, विन ने आर्ग्यू किया, उनकी पहली मुलाकात याद करते हुए। जब तक हम स्कूल की साइड नहीं सुनते, आप इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैसे कह सकती हैं? लगता था एल्डर वाकई किसी वजह से चुनी गई थी, क्योंकि वो मुस्कुराई और अपनी केन को हल्की सी टैप दी। असल में इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आई हूँ, उन्होंने कहा। पर तुम्हें ट्रांसलेटर बनाकर तुम्हारे दोस्त से मिलवाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। गांव के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है जिसे तुम्हें समझना ज़रूरी है। अगर तुम इससे अनजान रहे तो शायद तुम हमें गलत नज़र से देखोगे और इसका असर तुम्हारे दोस्त पर भी पड़ रहा है। ओके, विन ने नोट किया। बताइए, बड़ा सीक्रेट क्या है? बदकिस्मती से ये गांव के लिए सीक्रेट है ही नहीं, और वही आधी प्रॉब्लम है। एल्डर ने सांस छोड़ी, कुर्सी में पीछे टिकते हुए कहा, ये मसला हमारे स्टोन मेजेस और उनके अप्रेंटिसेस से जुड़ा है, जिसमें टोबी भी शामिल था। वो थोड़ी देर रुकी, शब्दों का चुनाव करते हुए। बताओ, तुम तीनों को कैसा लगेगा अगर तुम पूरी जिंदगी किसी चीज़ के लिए मेहनत करो, पावर कमाओ, पहचान बनाओ, लोगों की तारीफ पाओ और अचानक सब कुछ एक पल में छीन लिया जाए? ऊपर से जब तुम अपनी पुरानी इज्जत का एक टुकड़ा वापस पाने के लिए जूझ रहे हो, तब ऐसे लोग जिन्होंने ना तुम्हारे जैसा संघर्ष किया, ना दर्द सहा, अचानक तुम्हारे बराबर माने जाने लगे। ये ग्रेट रीसेट की बात हो रही है, विन ने कहा, सवाल के ज्यादा एक स्टेटमेंट के तौर पर। एल्डर ने नोट किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा, हमारे गांव की प्रॉब्लम ये है कि हमारी परंपरा और स्टोन मेजर्स और अप्रेंटिसेस के बीच जो पावर गैप था वो टूट गया। पहले जिन बच्चों में पोटेंशियल होता था उन्हें स्टोन मेज का अप्रेंटिस बना लिया जाता था। बड़े मेज उन्हें माना फील करना, रूनिक फॉर्मेशंस बनाना, मैजिक यूज़ करना सिखाते थे। बदले में अप्रेंटिसेस उनके काम करते थे और ऑनेस्टली ज़्यादातर बस चोर्स ही थे। पर अब, एल्डर ने आगे कहा, जब सब लेवल 1 पर रीसेट हो गए तो जो मेजर्स कभी सबसे पावरफुल थे वो अचानक अपने ही अप्रेंटिसेस के बराबर हो गए। साफ बोलूं तो शुरू के कुछ हफ्तों में पूरा गांव एक मेस था। जब तुम पहली बार आए थे, मैंने कहा था हमने अभी नेबरिंग फ्रैगमेंट्स में स्काउट्स भेजने शुरू किए हैं। सच तो ये था कि पहले कुछ महीने मैंने जानबूझकर सब वॉरियर्स को पास ही रखा, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेजेस और अप्रेंटिसेस के बीच खुली जंग न छिड़ जाए। तो सीधी बात यह है, अलका ने बात का सार निकाला, तुम्हारे बहुत पावरफुल मेजेस अपनी मैजिक और अप्रेंटिसेस पर कंट्रोल दोनों खो बैठे और उन्हें अपने सर्वेंट्स खोने का आइडिया पसंद नहीं आया। बिल्कुल यही हुआ, एल्डर ने नोट किया। जैसे ही अप्रेंटिसेस अपने टीचर्स के बराबर हो गए, उन्होंने डिमांड की या तो उन्हें भी फुल फ्लेज्ड मेजेस माना जाए या फिर उनके टीचर्स से उनका पुराना स्टेटस छीन लिया जाए। रुको जरा, शिया बीच में बोली, थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी। जब मेरे लेवल्स गिरे थे तब भी मुझे अपने सारे स्पेल्स का नॉलेज याद था जो मैंने बिना सिस्टम की मदद के सीखे थे। भले ही मेरे पास अभी उन्हें कास्ट करने के एट्रीब्यूट्स ना हो, तो फिर आपके पुराने मेजर्स के पास भी तो वो नॉलेज होगी ना। वो उन्हें अप्रेंटिसेस से अलग नहीं करती। लगता है तुम वाकई काफ़ी टैलेंटेड स्पेल कास्टर हो, एल्डर ने कहा, क्लियरली इम्प्रेस होते हुए। हमारे ज़्यादातर मेजर्स के लिए पहले के कुछ बेसिक स्पेल्स के अलावा बाकी लगभग सारी मैजिक सिस्टम के थ्रू लेवलिंग रिवॉर्ड्स के तौर पर मिली थी। ईथन के अलावा, जो हमारे करंट हेड मेज हैं, बहुत कम लोग थे जो अपनी मर्जी से कुछ गिने चुने कमज़ोर स्पेल्स से ज़्यादा सीख पाए। मुझे याद है आपने कहा था कि ज़्यादातर लोग स्पेल्स वैसे सीखने की मेहनत नहीं करते जैसे शिया करती है, विन ने कहा, शिया के साथ अपनी ट्रेनिंग याद करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने मेजर्स वाकई अपने अप्रेंटिसेस के साथ बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे थे? बिल्कुल, एल्डर ने नॉड किया।
हाँ, उनके पास रूनिक कार्विंग का काफ़ी गहरा ज्ञान था, लेकिन अब उनके पास ना तो उतनी डेक्सटेरिटी थी और ना ही वो उस ज्ञान का सही यूज़ या टीचिंग कर पा रहे थे। और बदकिस्मती से हमारे काफ़ी फॉर्मर मेजर्स काफ़ी उम्र दराज हैं और अपनी डेली नीड्स के लिए अपने अप्रेंटिसेस पर हेविली डिपेंड करते थे। जैसा तुम इमेजिन कर सकते हो, इसलिए वो या तो अपने अप्रेंटिसेस के ग्रेजुएट हो जाने के खिलाफ थे या फिर अपनी ही स्टेटस लॉस के। पर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो? विन ने पूछा, जिसके दिमाग में कोई बेहतर ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। बहुत खराब तरीके से, एल्डर ने सीधा जवाब दिया। उस वक्त मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे संभालनी थी, इसलिए मैंने एक क्विक ऑर्डर इशू किया। मेंटर अप्रेंटिस रिलेशनशिप्स फ़िलहाल वैसे ही रहेंगी, लेकिन बदले में मैंने अप्रेंटिसेस के एडवांस होने के रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम कर दिए। जैसे ही कोई अप्रेंटिस कुछ सेलेक्ट स्पेल्स दिखा देता, मैं खुद उसे फुल फ्लेजेड स्टोन मेज प्रमोट कर देती। प्रॉब्लम ये थी, उसने भौं चढ़ाकर कहा, दोनों साइड्स को खुश करने की कोशिश में मैंने सबको नाराज़ कर दिया। अप्रेंटिसेस को अभी भी उन लोगों की बात सुननी पड़ रही थी जिनके पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ खास बचा नहीं था, और स्टोन मेजर्स इस बात से गुस्से में थे कि उनके अप्रेंटिसेस को उनसे कहीं कम मेहनत में ही वही टाइटल मिल रहा था जिसके लिए उन्होंने कभी सालों तक पसीना बहाया था। वो कुछ देर चुप रही, अपनी केन को जमीन पर हल्की हल्की टैप्स देते हुए विन के कंधे के ऊपर देखती रही, जैसे पुरानी यादों में खोई गई हो। अब भी मुझे नहीं पता मैं इससे बेहतर क्या कर सकती थी, उसने धीरे से कहा, पर पास्ट को लेकर सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं मानता हूँ ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विन ने खासकर कहा, उसका ध्यान वापस प्रेजेंट में लाते हुए, पर इसका हमारी करंट सिचुएशन से क्या लेना देना है? टोबी उन पुराने अप्रेंटिसेस में से एक था, और सच कहूँ तो काफ़ी ब्राइट भी था। ग्रेट रीसेट से पहले ही वो अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म करने की करीब था। इसी वजह से वो उन अप्रेंटिसेस में से था जो अपने पुराने मास्टर के नीचे रहने के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा था। वो रुकी, उसकी आंखों में नमी आ गई जब उसने मरे हुए गांव वाले को याद किया। लेकिन वो लड़का रिस्पेक्टफुल था। मेरे पहले फैसले के बाद उसने एक बार भी बहस नहीं की, उसने बस अपना सिर झुकाकर मेहनत शुरू कर दी। इसी वजह से वो सिर्फ अपने पियर्स ही नहीं बल्कि काफ़ी फॉर्मर स्टोन मेजर्स से भी आगे निकल गया। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने वो सिंप्लीफाइड टेस्ट पास कर लिया जो मैंने बनाया था। रिकॉर्ड टाइम में ग्रेजुएट होते हुए हमारा नया स्टोन मेज बन गया। जैसे जैसे एल्डर बोलती गई, विन के सीने में डर बढ़ता गया। हालत ये हो गई कि वो अपना अगला सवाल पूछने से भी कतरा रहा था। तो टोबी आखिरकार ग्रेजुएट हो गया और ऑफिशियली स्टोन मेज बन गया, चाहे पुराने मेजेस इसके खिलाफ थे। उसने हल्की सी सांस ली। और ये ग्रेजुएशन कब हुई थी? 2 दिन पहले, एल्डर ने सीधा कहा, विन के डर को सच साबित करते हुए। और अब जब वो अपने फेलो अप्रेंटिसेस के लिए एक सिंबल बन चुका था और फॉर्मर मेजर्स के गुस्से का कारण, आधे हफ्ते के अंदर ही वो मर चुका है। तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप बैठे रहे। हर कोई अपनी अपनी सोच में गुम था, जब तक शिया ने धीरे से बोलना शुरू नहीं किया। उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो अब जब टोबी मर चुका है, जितनी देर आप स्क्यूल को ऑफिशियली मर्डरर डिक्लेयर करने में लगाएंगी, उतनी ही ज़्यादा उसके फेलो अप्रेंटिसेस को शक होने लगेगा कि शायद उसे किसी गुस्से में भरे फॉर्मर मेज ने मारा हो। एल्डर ने नॉड किया। अब तुम समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम। सिर्फ तुम्हारे दोस्त को इनोसेंट डिक्लेयर कर देना काफ़ी नहीं है। मुझे ये पता लगाना होगा कि असल में हुआ क्या था, वरना जब मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ूंगी, मेरा आधा गांव खुद ही भट पड़ेगा। मैं समझता हूँ आप किस प्रेशर में है, पर चाहे जो भी हो, आप किसी बेगुनाह को उस जुर्म की सज़ा नहीं देंगी जो उसने किया नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं, एल्डर ने मुस्कुराया। उसकी केन को पकड़ने वाली उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं जब उसने उसे ज़मीन पर टैप किया। अब इतनी देर तक एक बुढ़िया की कहानी शांति से सुनने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम तुम्हारे दोस्त से मिलकर उसकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुन सकते? शायद वही हमें आगे क्या करना है इस पर रोशनी डाले। मुझे पूरा यकीन है वो बस कुछ चम्मच, फोक्स और रास्ते में मिली छुट्टी चवन्नी ही शेड करेगा, एल्का ने ड्रॉल के साथ कहा जब वो तीनों खड़े हुए। विन ने सिर हिलाया और एल्डर को आगे चलने का इशारा किया। वो सब जल्द ही उसके पीछे पीछे चल पड़े। बस इंतजार करो स्क्यूल, विन ने सोचा जब हाइड कवरिंग उनके पीछे बंद हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, पूरी तरह तैयार। जो भी लगे वो अपने दोस्त को आज़ाद करा के रहेगा।
हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। सच बोलूं विन, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, स्कूल ने कहा, आंखें सिकोड़ते हुए। मुझे याद है मैंने क्लियरली बोला था ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन लगता है तुमने सुना छोटे आदमी को बंद कर दो और चाबी फेंक दो। भाई अपने कान चेक करवा लेना। विन ने उसकी बात पर आंखें घुमाईं जब वो छोटी सी जेल के अंदर घुसे, लेकिन अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। उसका नया दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक था, जिंदा सा, और क्लियरली बोर होके उनका इंतजार कर रहा था। एल्डर ने गार्ड्स को डिसमिस कर दिया, उन्हें बाहर वेट करने को कहकर, जैसे ही विन के बाकी साथी कमरे में आ गए। तुम मानो या ना मानो, एल्का ग्रिन करते हुए बोली, एल्डर ने 1 घंटे पहले ही पूछा था कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं, और हमने कहा थोड़ा और तड़पने दो इसे। वो स्कूल के पास फ्लोट करके गई और अपनी आधी उसके साइज की एथरियल उंगली से उसे पोक कर दिया। अरे बंद करो यार, स्कूल चिल्लाया, उछलकर एल्का के पोक से बचने की कोशिश करते हुए। बहुत ठंडा लगता है। अच्छा है इतनी अच्छी स्पिरिट्स में हो, शिया ने स्नॉट किया, आर्म्स क्रॉस करते हुए। लगता है हम फालतू ही टेंशन ले रहे थे। ओ तुम मुझे जानती हो, स्कूल ग्रिन करते हुए बोला, आखिरकार डॉज करना छोड़कर कांप गया जब एल्का का हाथ सीधा उसके थ्रू फेज हो गया। या इस केस में कोई बुढ़ी औरत। विन ने थोड़ा सा विंस किया और एल्डर की तरफ देखा। वो उनके रियूनियन को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ देख रही थी। एक पल के लिए विन को खुशी थी कि एल्डर स्कूल की बातें समझ नहीं पा रही थी। स्कूल सीधा सवाल पूछा, आखिर हुआ क्या था? टाइम कम लग रहा था और बेकार की बातें करने का मौका नहीं था। ओह, अब याद आया तुम लोगों को मेरी स्टेटमेंट चाहिए, स्कूल हफ करते हुए बोला, एल्डर की तरफ से मुंह मोड़कर। अब मैं मदद क्यों करूं? वैसे, एल्का ने हेल्पफुली ऐड किया, गांव का काफी बड़ा हिस्सा तुम्हें एग्जीक्यूट करना चाहता है। वाओ, स्कूल ने आंखें घुमाई, मोटिवेट करना हो तो कोई इस औरत से सीखे। वो साए करके बैठ गया, अपने खून से भरे हाथों को देखते हुए। पर उससे पहले बस एक बात बताओ, वो बंदा बच पाया जिसके पास तुम मिले थे? नहीं, वो मर गया। पॉइजन से, शिया ने धीरे से ऐड किया, आगे का मतलब छोड़ते हुए। जैसे किसी रोग ने नाइफ से मारा हो, एल्का ने तुरंत वो अनसेड पार्ट बोल दिया। हाँ हाँ, मुझे पता है ये कितना बुरा लगता है, और मुझे ये भी पता है कि पॉइजन से ही मरा। मैं वहीं था। मैं खून से इसलिए भरा हूं क्योंकि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बिगनिंग से बताओगे विन? विन ने एल्डर को पास आने का इशारा किया, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। स्कूल ने नोट किया और पत्थर के फ्लोर पर थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश की, जो बिल्कुल फेल हुई। आखिरकार वो स्काउल के साथ सीधा बैठ गया। तो सीन ये था, उसने शुरू किया, मैं गांव के आउटस्कर्ट्स में घूम रहा था, बिना किसी खास वजह के। उसने खास कर बोला, तीनों के अनसरप्राइज लुक्स देखकर। अरे रीज़न मैटर नहीं करता। खैर, घूमते वक्त रेजिनल्ड और मैंने एक पत्थर के घर के अंदर से हल्की सी थड की आवाज़ सुनी। ये हाइट कवरिंग साउंड रोकने में बेकार हैं, और जब कोई बॉडी ज़मीन पर गिरती है ना, वो आवाज़ मैं पहचान लेता हूँ। विन ने इस पार्ट को एल्डर के लिए ट्रांसलेट नहीं किया और स्कूल को आगे बढ़ने का इशारा किया। ऑब्वियसली मैं चेक करना चाहता था कि बंदा ठीक है या नहीं। क्या पता किसी बूढ़े को बचा लूं और रिवॉर्ड मिल जाए। ओल्ड लोगों के पास बेस्ट एयरलूम्स होते हैं आफ्टर ऑल। वो रुका और अपने खूनी हाथों को फिर देखने लगा। लेकिन जब हम अंदर गए, जो देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी जमीन पर पड़ा था, बॉडी स्पैज़म्स में, सांस लेने के लिए तरस रहा था, जैसे किसी फास्ट एक्टिंग पॉइजन से मर रहा हो। और उसके पास ही एक मॉन्स्टर था जो घर को लूट रहा था और जितना खाना मिल सके सैक में भर रहा था। स्कूल उछलकर खड़ा हो गया, अपने छोटे हाथ को जितना हो सके उतना फैलाते हुए। लगभग मुझसे 3 गुना बड़ा, ग्रे बबली स्किन, ग्रीन टिप्ड क्लॉज। जैसे ही मैं अंदर आया, उसने मुझे देख लिया। उसकी टेढ़ी सी मुस्कान आधा चेहरा ले रही थी। उसने हिस किया और सीधा हम पर झपटा। रेजिनल तुरंत साइड में कूद गया और मॉन्स्टर रात के अंधेरे में भाग गया। मैं रुक गया आदमी की मदद के लिए, स्कूल ने आगे कहा, और रेजिनल को ऑर्डर दिया कि वो मॉन्स्टर का पीछा करे, या कम से कम ये पता लगाए कि वो आया कहाँ से है। इसलिए रेजिनल दिख नहीं रहा, शिया ने चिंता से कहा। उम्मीद है वो ठीक होगा। रेजिनल्ड, स्कूल हंसा,
उस चूहे के पास शैतानी लक है। अगर अभी तक नहीं लौटा तो बस मतलब मॉन्स्टर काफी दूर से आया है। पर फिर तुम खून से कैसे भर गए? विन ने पूछा। एंटीडोट देने की कोशिश नहीं की? कॉमन मिसकंसेप्शन, स्कूल ने सिर हिलाया। अगर पॉइजन खून के थ्रू फैलता है तो एंटीडोट भी वहीं से फास्ट काम करता है, आइडियली वहीं से जहां से पॉइजन घुसा हो। मैं खुद पॉइजन्स का कोने से और हूं, तो मेरे पास कुछ जनरल एंटीडोट्स होते हैं। मैं उनमें से एक आदमी के जख्म के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था जब उसकी बीवी ने मुझे देख लिया। तभी पकड़ा गया, एल्का ने स्नॉट किया। वर्स्ट टाइमिंग एवर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों किया, स्कूल ने साय किया। रेजिनल के बिना भागने का चांस भी नहीं था, इसलिए सोचा खुद को सरेंडर कर देता हूँ और वेट करता हूँ जब तक तुम लोग आकर सच समझा दो। कमरे में खामोशी छा गई और विन को पहली बार लगा कि शायद स्कूल सच कह रहा था। अच्छा है तुमने वॉरियर से लड़ने की कोशिश नहीं की, विन ने कहा, स्कूल को एक रीअश्योरिंग स्माइल देते हुए। फिर वो एल्डर की तरफ मुड़ा। तो बस ये रही पूरी बात। स्कूल ने उस आदमी को मारा नहीं, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। एल्डर ने पूरी कहानी विन के ट्रांसलेट करते वक्त बिना बोले सुनी। वो धीरे धीरे नॉड करती रही, जैसे हर स्टेप को दिमाग में जोड़ रही हो। जैसे ही स्कूल ने उस मॉन्स्टर का डिस्क्रिप्शन दिया, उसका चेहरा और सीरियस हो गया। वो अपनी लाठी पर थोड़ा ज्यादा वेट डालकर टिक गई, आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। अगर तुम्हारे दोस्त की बात सच है, आखिरकार एल्डर बोली, विन को थकी हुई नजरों से देखते हुए, जैसे उसकी सालों की जिम्मेदारी उसकी आंखों में झलक रही हो, तो हमारा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। सच कहूं तो मैं ऑलमोस्ट दुआ करती हूं कि तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा हो, क्योंकि अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब है एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जो ना सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि बिना किसी को पता चले गांव के अंदर बाहर आ जा सकता है। इससे भी बुरा है, अलका बोली, एल्डर के सामने होवर करते हुए। हम मॉन्स्टर से डील ही नहीं कर रहे। क्या मतलब? एल्डर ने पूछा। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। तुम कह रही हो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से? ओ नहीं, अलका ने सिर हिलाया। इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स होते हैं, कुछ तो ट्रैप सेट करना या हमारी लैंग्वेज बोलना भी सीख लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, और जितने फ्रैगमेंट्स हमने देखे हैं उस हिसाब से ये रूल बिल्कुल पक्का है। उनकी भूख। कमरे में सन्नाटा छा गया। अलका जमीन से कुछ इंचेस ऊपर होवर कर रही थी जब वो आगे बोली, लोग या जानवरों के अनलाइक मॉन्स्टर्स मैजिक से बने होते हैं, इसलिए उनका इंस्टिंक्ट माना खाना होता है, नॉर्मल खाने के बजाय। और माना लेने का सबसे इजी तरीका क्या है? किसी नॉर्मल इंसान को काट लेना। रुको, विन ने कंफ्यूज होकर कहा, अगर मॉन्स्टर्स माना से बने होते हैं तो लोग उन्हें मारकर खा कैसे लेते हैं? और अगर उन्हें माना चाहिए तो मेरी दुनिया के लोगों पर अटैक क्यों? अर्थ से आए सब लोग लेवल 0 से शुरू करते हैं। वो मैजिक से बने होते हैं, मैजिक के नहीं, शिया ने कामली करेक्ट किया। अलका की बातें उसे बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लग रही थी। उनके पास फ्लैश और ब्लड बॉडीज होती हैं, बस उनमें माना डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इतनी कि अगर कोई बहुत ज्यादा मॉन्स्टर मीट जल्दी खा ले तो पॉइजन हो सकता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारा या मेरे जैसा ही होता है, किसी प्योर मैजिकल बीस्ट जैसे नहीं, जैसी एरिक। और तुम्हारी दुनिया के लोगों पर अटैक का रीजन? मैजिकल रेजिड्यू। विन का ब्लैंक फेस देखकर शिया ने आंखें घुमाई। विन, तुम्हारे लोग एक ऐसे मैजिकल रिचुअल का हिस्सा थे जो मेरी सोच से भी बहुत बड़ा था। एक साथ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लोगों को वर्ल्ड्स के बीच शिफ्ट करना। वो थोड़ा हंसी। सोचो कितना माना लगा होगा। जो भी उस रिचुअल का हिस्सा था उस पर अभी भी माना चिपका हुआ होगा और काफी टाइम तक रहेगा। तो शॉर्ट में विन ने कहा, मॉन्स्टर्स लोगों या उनके अंदर के माना को खाते हैं। शिया ने नॉट किया। तो इसका मतलब ये कि जो चीज स्कूल ने देखी, आदमी को छोड़कर उसके घर से खाना इकट्ठा कर रही थी। तो हम किसी सेंटिएंट रेस से डील कर रहे हैं, या कम से कम सेमी सेंटिएंट। स्कूल, क्या उसने कुछ बोला? कुछ वर्ड्स जैसे लगा? अगर सिर्फ हिस आवाज को लैंग्वेज नहीं कहते तो नहीं। और हाँ, मैं मजाक कर रहा था पहले, लेकिन अब सीरियसली लगता है तुम्हें स्कूल को लैंग्वेजेस समझने का तरीका वाली टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाना चाहिए। पहले तुम्हारा नाम क्लियर करते हैं, विन ने ड्राई टोन में कहा। फिर एल्डर की तरफ देखा। मान लेता हूं ये क्रीचर्स तुम्हारी पुरानी दुनिया से नहीं है। सामथा के फ्रैगमेंट के अलावा क्या किसी और फ्रैगमेंट को एक्सप्लोर किया गया था? नहीं,
ये हमारी दुनिया के नहीं हैं, और सामथा के बाद हमने किसी और फ्रैगमेंट में गहरा जाने की हिम्मत नहीं की जब तक हम अपने लेवल्स वापस ना पा लें। थोड़ा सा भी इन्फो काफ़ी है, विन ने एनकरेज किया। उन्होंने क्या देखा? सामथा के फ्रैगमेंट के बगल में एक फ्रैगमेंट था जहां अजीब सी जमाने वाली पाउडर थी। बहुत ज़्यादा ठंड, जितनी ठंड हमारे लोगों ने कभी महसूस नहीं की। आर्कटिक टुंड्रा टाइप कुछ, विन ने मटक किया, उसे आगे बोलने का इशारा देते हुए। उसके बाद एक और फ्रैगमेंट था जो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठीक था। ज़मीन एक ही फ्लैट रॉक थी, दूर तक फैली हुई। हमने एक्सप्लोर करना सोचा, लेकिन एक स्काउट जिसके पास डेंजर सेंस पैसिव था तुरंत पसीने में आ गया। वो आगे एक कदम भी नहीं गया। कुछ तो बहुत खतरनाक था। ग्रेट, विन ने नॉड किया। डेथ वाली फ्लैट रॉक। उसके बाद एक और फ्रैगमेंट था, एल्डर ने कहा, नाक सिकोड़ते हुए। कीमत से ज़्यादा गीला, बदबूदार, चलना मुश्किल। एक स्काउट का पैर गलत पड़ा और वो सीधा धंस गई, जैसे ज़मीन जिंदा हो और उसे निगल रही हो। स्वॉम्प, अलका ने तुरंत कहा, पॉइजन क्लॉज वाली क्रीचर के लिए परफेक्ट। छोटा साइज उसे मार्शी ज़मीन पर चलने में मदद करेगा। यक, विन ने ग्रोन किया, स्वॉम्प्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो बाकी सिर्फ तुम्हारा फ्रैगमेंट और सिटाडेल ही बचता है, शिया ने पॉइंट आउट किया। तो स्वॉम्प ही होगा। मुझे पता है, विन ने ग्रम्बल किया, पसंद आना ज़रूरी थोड़ी है। तो अब हमें पता है टोबी कैसे मरा और चीज़ कहाँ से आई, शिया ने एल्डर की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये स्कूल को रिलीज़ करने और अप्रेंटिसेस को शांत करने के लिए काफ़ी है? प्रूफ के बिना मुश्किल होगा, विन ने हेजिटेट किया। विन, शायद तुम... एल्डर, एक गार्ड ने इंटरप्ट किया, हाइड कवरिंग के अंदर झांकते हुए। राउल्फा आपको बुला रही है। उसे वेट करने को कहो, मैं अभी बिजी हूँ। माफ़ी एल्डर, लेकिन ये ज़रूरी लगता है। गांव के किनारे एक चूहा आया है, उसने कहा, थोड़ा रुक कर। उसकी पीठ पर सैडल है और वो अपने पीछे एक लाश घसीट रहा है। उस दिन विन को दूसरी बार ये एक्सपीरियंस मिला कि कैसे एक बुजुर्ग औरत उसे फुट रेस में हरा सकती है। जैसे ही गार्ड ने डायरेक्शन बताई, सब लोग उसी तरफ दौड़ पड़े। सूरज दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी राहुल्फा को पहचानना मुश्किल नहीं था। गांव के किनारे वॉरियर्स का एक बड़ा झुंड था जो अपने हाथ ऊपर चमकते हुए जेम्स पकड़ के खड़े थे। बीच में खड़े डिस्ट्रैक्टेड वॉरियर्स को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए विन ने आखिरकार भीड़ से निकलकर गहरी सांस ली। और उसके बिल्कुल सामने, अपनी पतली सी शक्ल पर गर्व भरी मुस्कान लिए हमेशा की तरह अडोरेबल दिखते हुए रेजिनाल्ड था। और वो बैठा हुआ था एक भयानक दिखने वाली लाश के ऊपर। इस बात में कोई शक नहीं था कि यही वो क्रीचर था जिसे स्क्यूल ने देखा था, या कम से कम उसी रेस का कोई मेंबर। लगभग 2 फुट लंबा, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे की गलत प्रोपोर्शन ड्राइंग जिंदा हो गई हो। उसके पतले लकड़ी जैसे बाजू उसके पूरे शरीर के बराबर लंबाई के थे और उनके आखिरी सिरों पर 3 उंगलियों वाले हाथ थे जिन पर जहरीली सी हरे रंग की नुकीली क्लॉज लगी हुई थीं। उसके बहुत ज्यादा चौड़े मुंह से एक गहरी बैंगनी जीभ बाहर लटक रही थी और मुंह के अंदर टेढ़े मेढ़े बेकार से दांत भरे हुए थे। उसकी चमड़ी वाकई बबली ग्रे मैस जैसी थी, जो उसकी हड्डियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही तनकर चिपकी हुई लग रही थी। विन ने एक पल इंतजार किया, सोचा शायद क्रीचर देखते ही कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। जब कुछ नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा और एल्डर के पास जा खड़ा हुआ। एल्डर के साथ एक और औरत भी थी, पूरी तरह पत्थर के आर्मर में ढकी हुई, एकदम मॉन्स्टर जैसी। एल्डर से बस कुछ सेकंड्स पीछे आते हुए विन उस औरत की बात का आखिरी हिस्सा ही सुन पाया। अचानक आ गया, अपनी पूंछ से क्रीचर की बॉडी घसीट रहा था। अच्छा हुआ कि पहले जिस वॉरियर ने देखा, उसने पहचान लिया कि यही वही जानवर है जिस पर छोटा आदमी गांव में आया था। उसने बिना सोचे समझे अटैक नहीं किया। तब से बस यहीं बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। शुक्रिया राहुल्फा, एल्डर ने कहा। उसके चेहरे पर साफ राहत दिख रही थी। फिर विन को अपने पास देखकर मुस्कुराई। ये काफ़ी है तुम्हारे दोस्त को छोड़ने के लिए। वो काफ़ी लकी है कि उसके पास इतना वफादार कंपेनियन है। स्क्यूल शायद नहीं चाहेगा कि आप रेजिनाल्ड का सिर इतना चढ़ा दें। अलका ऊपर से फ्लोट करते हुए हंसी। बिल्कुल सही, स्क्यूल आवाज़ लगाते हुए भीड़ के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ आया और रेजिनाल्ड को जोर से गले लगा लिया। एक तारीफ कर दो तो जिंदगी भर सुनाता रहता है। मैं अपनी सारी बुरी बातें वापस लेता हूँ। तू दुनिया का सबसे बेस्ट चूहा है। हाँ, कैसे? एल्डर ने हैरानी से पूछा, आंखें फैलाई हुए।
क्या वो रस्सी? स्क्यूल ने हंसकर कहा, एल्डर के एक्सप्रेशन पर स्नॉट करते हुए। रेजिनाल्ड के थोड़े में खुजली करता हुआ बोला, मैडम, मैं रोग हूं। आप मुझे पोलाइटली बोल देते कि बाहर मत निकलना तो उतना ही काम होता। स्क्यूल अपने सेल से निकलने के लिए माफी मांग रहा है। विन ने ट्रांसलेट किया, जल्दी से स्क्यूल और उन वॉरियर्स के बीच खड़ा हो गया जिन्होंने उसे आज़ाद देखते ही अपने स्पीयर्स नीचे कर लिए थे। जब उसे पता चला कि उसका एनिमल कंपेनियन वापस आ गया है, वो बस उसे देखना चाहता था। रेजिनाल्ड! शिया चीखी, भीड़ को तोड़ते हुए दौड़ कर आई और रेजिनाल्ड को उठाकर सीने से लगा लिया। इस प्रोसेस में स्क्यूल को भी गिरा दिया। दोबारा हमें ऐसे मत डराना, समझा? रेजिनाल्ड ने एक तेज सी स्क्वीक निकाली जो विन के कान को पूरी तरह से माफी जैसी लगी। फिर उसने अपनी पूंछ से प्रॉपर सल्यूट भी किया। ये चूहा आखिर कितना इंटेलिजेंट है, विन सोच ही रहा था कि एक अनजान चेहरा भीड़ के आगे घुस आया। ये सब क्या हो रहा है? एक उम्रदार आदमी चिल्लाया, ग्रे रोब पहने हुए और बियर्ड कोम की बहुत सख्त जरूरत में। उसकी आंखें स्क्यूल और एल्डर के बीच इधर उधर दौड़ रही थीं। मर्डरर अपने सेल के बाहर क्यों है? एल्डर ने गुस्से से भौएं सिकोड़ी और अपनी लाठी जमीन पर जोर से टिकाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे विन ने उसे पहले कई बार देखा था। लेकिन इस बार जैसे ही लाठी पत्थरी जमीन को छुई, जमीन खुद ही हिलने लगी। लोगों की चीख पुकार मच गई। वॉरियर्स और गांव के लोग अपना बैलेंस संभालने की कोशिश करने लगे। कोई गिर गया, कोई पास के स्ट्रक्चर को पकड़कर खड़ा रहा। विन ने मुश्किल से अपना बैलेंस बनाया, हाथ घुमाते हुए। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी भी आंखें फैलाकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रोप फैल गई। कुछ सेकंड्स बाद कंपन रुकी, धूल बैठ गई। भीड़ की फुसफुसाहट को इग्नोर करते हुए एल्डर आगे बढ़ी। इस वक्त उनके चेहरे पर गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो विन ने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था ईथन, एल्डर बोली। उसकी आवाज़ हल्की होने के बावजूद पूरे गांव में गूंज रही थी। मिनी अर्थक्वेक ने सबको चुप करा दिया था और अब सबकी नज़रें सिर्फ उस पर थीं। साकिस के लोगों, एल्डर ने ऐलान किया, आज जो दुखांत घटना हुई है उसके बारे में तुम सब ने सुना होगा। हमारे अपने स्टोन मेज टोबी हिलकॉम पर उसके घर में ही हमला किया और उसकी मौत हो गई। हमारे उन्हीं साहसी एलाइज की वजह से जो समथा की टीम को सुरक्षित वापस लाए थे, हमें अब पता चल चुका है कि कौन सा क्रीचर टोबी की मौत का जिम्मेदार था और उसे मार दिया गया है। उस क्रीचर की लाश कल तक जेल सेल में रखी जाएगी ताकि जो लोग अपनी आंखों से देखना चाहें देख सकें। भीड़ के कलेक्टिव विंस को इग्नोर करते हुए एल्डर ने फिर से लाठी जमीन पर टिकाई और राउल्फा की तरफ मुड़ी। विन ने नोट किया कि पूरी भीड़ में सिर्फ राउल्फा ही ऐसी थी जो अर्थक्वेक के दौरान जरा भी नहीं हिली थी, न एक कदम आगे न पीछे। राउल्फा, एल्डर ने हुक्म दिया, वॉरियर्स को बोलो कि क्रीचर की बॉडी सेल में ले जाएं और कुछ गार्ड्स वहां तैनात करो। शायद इससे अप्रेंटिसेस का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। आगे क्या करना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। एल्डर, राउल्फा ने नॉड किया, अपने गॉन्टलेट्स आपस में टकराते हुए, और तुरंत ऑर्डर्स देने लगी। थकान भरी सांस लेते हुए एल्डर ने फिर से अपना ध्यान उस आदमी पर दिया जो अभी अभी उठा था। वो अपनी रोब से धूल झाड़ रहा था और एल्डर को घूर रहा था। क्या ये सच में जरूरी था? उसने पूछा, अपनी बियर्ड से छेड़छाड़ करते हुए, जो और ज्यादा बिगल गई। ये मत समझना कि मैं तुमसे निपट चुकी हूं, एल्डर ने कहा, लाठी उसके सीने की तरफ करते हुए। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। जी हाँ, एथन ने शर्मिंदगी से कहा। उसकी नज़र फिर से लाश पर गई और वो साए कर गया। माफ़ करता हूँ एल्डर, मुझे पता है मेजेस और अप्रेंटिसेस के बीच टेंशन्स कितनी ज़्यादा हैं। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई और हर्ट हो। लेकिन अपनी जल्दबाजी में तुमने उनके गुस्से के लिए एक निर्दोष आदमी को टारगेट बना दिया, एल्डर ने कहा। एथन कांधे सिकोड़कर चुप हो गया। फिर शर्मिंदा सा विन और उसके ग्रुप की तरफ मुड़ा। मुट्ठियां इतनी जोर से बंद की हुई थीं कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने कहा। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ टोबी को बचाने और असली मॉन्स्टर को मारने के लिए इनाम के रूप में, तो बस बताइए। अरे छोड़ो भी, शिया ने ट्रांसलेट करने के बाद स्क्यूल बोला, हाथ हिलाते हुए। कुछ घंटे सेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी अगर अनकंफर्टेबल होता तो मैं निकल ही जाता। तुम लोगों की जेल एक जोक है। स्क्यूल आपकी माफ़ी स्वीकार करता है और बस खुश है कि वो फिर से आज़ाद है, विन ने ट्रांसलेट किया, स्क्यूल को घूरते हुए। फिर भी कुछ तो होना चाहिए,
एथन घबराया हुआ बोला, लाठी की तरफ देखते हुए। मैं स्टोन मेजिस का हेड हूँ, घर बना दूं या कोई रूनिक आइटम? स्क्यूल ने सोचा, थोड़ी देर चिन खुजाते हुए। एक्चुअली एक आइडिया है। क्या तुम रेजिनाल्ड के लिए कोई ऐसी चीज बना सकते हो जो उसकी डिफेंस बढ़ा दे? आज का असली हीरो वही है। रेजिनाल्ड के कान गुलाबी हो गए। और विन को थोड़ी मैजिक भी सिखा देना, स्क्यूल ने कैजुअली कहा, सैडल पर बैठते हुए। यूजफुल रहेगा। सच में? विन ने पूछा। तो मेरे साथ खड़ा रहा इसी का थैंक्स समझ ले, स्क्यूल ने मुस्कुराते हुए कहा। रोग्स को वैसे भी बेनिफिट ऑफ डाउट कम ही मिलता है। विन की मुस्कान छुपी नहीं और स्क्यूल भी शर्म से लाल हो गया। हे, मेरा रिवॉर्ड? अलका ने टोका। अगर तुझे मारने का तरीका मिला, सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। थैंक यू, अलका खुश हो गई। स्क्यूल ने रेजिनाल्ड को घुमाया और जाते जाते चिल्लाया, क्रीचर्स की रिकनॉसेंस करने जा रहा हूं, जल्दी आता हूं। शिया गुस्से से पैर पटकने लगी। कितनी चींटियां लगेंगी? 10, 20? विन ने सोचा, स्क्यूल के पास सोना फिलहाल सेफ नहीं है। बाद में एथन बोला, तुम मेज हो, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, बस अर्थ अफिनिटी लेना पड़ेगा। चलेगा, विन मुस्कुराया। मैजिक सीखने का मौका मिल रहा है। अगली सुबह मिलने का प्लान बना। एल्डर उन्हें एक खाली घर ले गई, छोटा सा पर काफी कंफर्टेबल। थकान के साथ विन बेड पर गिर पड़ा। सेम, शिया हंसी। कल और मैजिक सीखने के लिए रेडी? उसने पूछा। अभी नहीं, विन बोला। दिल तेज धड़कने लगा। पहले मुझे प्रेस्टीज करना है। विन ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने दिमाग की मेंटल मैप की स्मूथ लाइंस को कागज पर उतारते हुए। एड्रिगन पर आने के बाद से उसने इस नई दुनिया का काफ़ी हिस्सा देख लिया था और अब उसे लगा कि फाइनली एक जर्नल शुरू करने का टाइम आ गया है, ताकि जो कुछ भी देखे, जो कुछ भी समझे, सब रिकॉर्ड में रहे। लेकिन लिखने से पहले वो जर्नल के फ्रंट कवर पर अपना खुद का छोटा सा मैप बना रहा था। ऐसा मैप जो काम आए जब कभी उससे कोई और बेचारा मिल जाए जो बिल्कुल क्लूलेस हो और उसे जल्दी से समझाना पड़े कि ये पैचवर्क सी दुनिया कैसे काम करती है। बिजनेस कार्ड तो नहीं था, पर काम चल जाएगा। विन ने पूरी कोशिश की कि फोकस बना रहे, ताकि इम्पॉर्टेंट जगहों की लोकेशन जितनी हो सके उतनी एक्यूरेट हो। लेकिन काम करते हुए भी उसका दिमाग बार बार भटक रहा था। प्रेस्टीजिंग आखिर होगी कैसी? इस वक्त वो अपनी पूरी पार्टी में अकेला था, जिसे इसका कोई आइडिया नहीं था। अलका ने स्लेयर्स के कठिन टेस्ट्स पास करके अपनी जगह बना ली थी, चाहे उसके बाद ज्यादा देर जिंदा ना रही हो। स्क्यूल ने सिटाडेल के होली वॉल्ट से एक आर्टिफैक्ट चुराकर उसके पागल गार्डियन के बिल्कुल नीचे से निकाल लिया था और सिस्टम को दिखा दिया था कि वो अपनी नई क्लास के लायक है। और शिया? उसे बाद में पता चला था कि शिया ने अपनी प्रेस्टीज क्लास उस जायंट बैटल के दौरान अचीव की थी, जब वो अर्थर्स को हील और डिफेंड कर रही थी। सच तो ये था कि विन को ये भी श्योर नहीं था कि वो इस वक्त प्रेस्टीज कर पाएगा या नहीं। वो बस इस उम्मीद पर टिका हुआ था कि सिस्टम पहले ही मान चुका होगा कि उसने एक्सप्लोरर के तौर पर कुछ वर्दी किया है और लेवल 19 के कैप पर रुकना ज़रूरी नहीं होगा। प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरा सिस्टम नया था, पुराने सिस्टम का हिस्सा ही नहीं, इसलिए उसके दोस्तों को भी कोई आइडिया नहीं था कि रूल्स क्या हैं। बेटर बी, विन ने अपने आप से हफ किया, डेजर्ट फ्रैगमेंट के हिस्से में एक बड़ा सा फ्रॉग बनाते हुए, जिसके ऊपर स्कल और क्रॉस बोन्स बना दिए। मैंने हर फ्रैगमेंट एक्सप्लोर किया है जो हमारे आसपास है। मैंने एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट के साथ उसके ही जायंट ट्री के अंदर चाय पी है। मैं एक डिवाइन सैंक्टम में गया, एक ग्रैंड आर्टिफैक्ट तोड़ दिया और गॉड से बात करने का तरीका डिस्कवर किया। डैम इट! खुद को शांत करते हुए विन फिर से मैप पर ध्यान देने लगा, लाइंस को साफ सुथरा रखते हुए। वो ये भी श्योर नहीं था कि और कितना टाइम लगेगा। कार्टोग्राफी इंक्रीज टू लेवल 6, 600 XP गेन्ड, लेवल अप, प्रेस्टीज रिक्वायरमेंट्स मेट, प्लीज सिलेक्ट क्लास एवोल्यूशन। विन के चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन आ गई। आखिरकार वही मैसेजेस आ गए जिनका वो इंतजार कर रहा था। उसके कोर से एक पहचानी हुई एनर्जी का थ्रम निकला, उंगलियों के सिरों तक फैल गया और फिर वापस खिंच गया जब सिस्टम उसका एनालिसिस करने लगा। जर्नल को साइड में रखकर विन ने खुद को शांत करने की कोशिश की।
ये डिसीजन ठंडे दिमाग से लेना था। शिया कब की सो चुकी थी और वो एल्फ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने कहा था कि अगर कोई सवाल हो तो उसे जगा देना, लेकिन ये भी बोला था कि प्रेस्टीज एक पर्सनल चॉइस होती है। जो ऑप्शन तुझे बुलाए वही ले। शिया के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे थे, बिल्कुल वही टाइप का बेकार एडवाइस जिसका विन को अब आदत हो चुकी थी। और इंतज़ार ना कर पाते हुए विन ने आखिरकार प्रेस्टीज ऑप्शंस की लिस्ट खोल ली। जो भी वो चूज़ करेगा अगले 20 लेवल्स तक वही उसकी क्लास होगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे हैरानी हुई कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग एक पूरा दर्जन। कुछ को उसने तुरंत डिसमिस कर दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये डिसीजन मुश्किल होने वाला था। थोड़े ऑप्शंस हटाने के बाद 5 क्लासेस उसके सामने रह गईं। पहला ऑप्शन र्यूनिक एक्सप्लोरर, अननोन को एक्सप्लोर करना और र्यूनिक ऑब्जेक्ट्स की गहराई समझना। बोनस +1 एंड्योरेंस पर लेवल, +1 फोकस पर लेवल। पहला ऑप्शन ही काफ़ी टेम्पटिंग था। एंड्योरेंस और फोकस, वो दोनों एट्रीब्यूट्स जिन्हें वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता था। ऊपर से मेंटल मैप भी बना रहेगा, जो हर ऑप्शन के साथ गारंटीड नहीं था। दूसरा ऑप्शन स्पेल कास्टिंग स्टूडेंट, मैजिक के हर पहलू को और गहरा समझने पर फोकस। बोनस +1 मैजिक पर लेवल, +1 फोकस पर लेवल। ये ऑप्शन उसे ऑलमोस्ट चिढ़ाने लगा। ये बिल्कुल वही था जो वो चाहता था। स्पेल कास्टिंग के लिए परफेक्ट स्टैट्स, र्यूनिक क्राफ्टिंग के लिए केयरफुल कार्विंग और आयरन माइंड जो शायद मैना फॉर्मेशंस को संभालना और इजी बना देता। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, ये एक्सप्लोरर ट्री का अपग्रेड नहीं था। इसका मतलब मेंटल मैप छोड़ना पड़ता। विन ने एड्रिगन की इस पागल सी दुनिया को बिना मेंटल मैप के इमेजिन किया और सिर्फ ख्याल से ही काम किया। जीपीएस नहीं, कंपास नहीं, सिर्फ मैन्युअली मैप अपडेट करना। हर 10 कदम के बाद रुककर मैप बनाना? नो थैंक्स। उसे अभी से पता था जितना दूर वो मेन फ्रैगमेंट से जाएगा उतना ही ये मुश्किल होता जाएगा। इस ऑप्शन को साइड में रखकर उसने तीसरे ऑप्शन को देखा, ड्यूरेबल एक्सप्लोरर, हर खतरे के बावजूद अननोन को एक्सप्लोर करना। बोनस +1 एंड्योरेंस पर लेवल, +1 विगर पर लेवल। विन का मिसिंग हाथ दर्द से थ्रॉब करने लगा जब उसने इस ऑप्शन को देखा। एड्रिगन पर आने के बाद बिना कॉम्बैट क्लास के होने के बावजूद उसने काफ़ी मार झेली थी। अगर डिवाइन बून ना होता वो 2 बार मर चुका होता। डाई हार्ड पैसिव। समधा के ग्रुप को देखकर वो जानता था कि ये कितना पावरफुल होता है। वो इस तरफ ज़्यादा लीन नहीं कर रहा था, पर कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकता था। चौथा ऑप्शन मैजिकल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करते हुए मैजिक और स्पेल्स डिस्कवर करना। बोनस +1 एंड्योरेंस पर लेवल, +1 मैजिक पर लेवल। ये ऑप्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट था। मेंटल मैप भी रहेगा, मैजिक भी बढ़ेगी और आयरन माइंड स्पेल कास्टिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। पांचवा ऑप्शन वॉन्डरर, जहां दिल चाहे बिना बंधन के भटकना। बोनस +2 एंड्योरेंस पर लेवल, स्टार्टिंग पैसिव्स, मेंटल मैप, फ्री स्पिरिट। ये भी एडजेसेंट एवोल्यूशन थी। एक्सप्लोरर ट्री छोड़नी पड़ती, लेकिन डबल एंड्योरेंस और फ्री स्पिरिट का मिस्ट्री टेम्पटिंग था। शायद कभी बंदी ना बन पाए। विन को मानना पड़ेगा, 1-2 बार अर्थ पर अरेस्ट हो चुका था, ऑप्शन अट्रैक्टिव था। लेकिन आखिरकार विन ने गहरी सांस ली और ड्यूरेबल एक्सप्लोरर और वॉन्डरर दोनों को डिसमिस कर दिया। वो जान चुका था, उसे मैजिक चाहिए थी। अब सिर्फ 3 ऑप्शंस बचे थे और उसके दिमाग के अंदर 2 साइड्स लड़ रही थीं। एक तरफ उसकी पुरानी वॉन्डरलस्ट, बचपन से ही हर होराइजन के पार देखने की चाहत, और दूसरी तरफ एड्रिगन पर आने के बाद जागी हुई नई भूख, मैजिक। स्पेलक्राफ्ट मिलने के बाद विन मैजिक का दीवाना हो चुका था। मैजिक खुद एक नई दुनिया थी, ऊंचाइयों और गहरी घाटियों से भरी हुई। वो दोनों को एक्सप्लोर करना चाहता था। डिसीजन मुश्किल था। काश अलका यहाँ होती, लेकिन वो विलेज के पेरीमीटर पर पेट्रोल कर रही थी। उसकी एडवाइस याद आई, जो तुझे मॉन्स्टर्स मारने में बेस्ट बनाए। डैम बैटल जन की। विन ने मटर किया। आखिरकार एक गहरी सांस के साथ उसने स्पेल कास्टिंग स्टूडेंट को डिसमिस कर दिया। दिल दुखा, लेकिन दिमाग जानता था यही सही है। मेंटल मैप छोड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, र्यूनिक एक्सप्लोरर, मेंटल मैप, केयरफुल कार्विंग।
मैजिकल एक्सप्लोरर, मेंटल मैप, आयन माइंड। जर्नल की स्मूथ लेदर को छूते हुए विन ने सोचा, एट्रीब्यूट्स का इशू नहीं था, फी पॉइंट से मैनेज हो जाते। असली फर्क पैसिव्स का था, और एक पैसिव 2 चीजों में काम आता था, क्राफ्टिंग भी, स्पेल कास्टिंग भी। एल्डर की केन जैसी चीज बनाने का ख्याल छोड़कर विन ने र्यूनिक एक्सप्लोरर डिसमिस कर दिया। डिसीजन ले लिया। एक और वेव ऑफ डेंस एनर्जी उस पर चढ़ गई, पहली से ज्यादा भारी। एक पल के लिए वो सांस भी नहीं ले पाया, जैसे किसी जाइंट का हाथ उस पर दब रहा हो। फिर अचानक सब खत्म। हांफते हुए वो खड़ा हो गया, डिफेंसिव स्टांस लेने की कोशिश में। कुछ नहीं हुआ, सब ओवर था। वापस बैठकर उसने सिस्टम के मैसेजेस खोले और मुस्कुराया। क्लास एवोल्यूशन कंप्लीट, लेवल अप, मैजिकल एक्सप्लोरर लेवल 20।